अफ़गानिस्तान बॉर्डर सेंसिटिव बॉर्डर था, तो ताजिकिस्तान आर्मी का वहाँ पर पोस्ट था। सो उन्होंने कहा नहीं साहब आप यहाँ पे टेंट नहीं लगा सकते। और क्लाउडी वेदर था, तो क्लाउडी वेदर होने से और अंधेरा हो गया था। एंड किसी ने मुझे बताया था कि उस रास्ते में भालू वालू भी मिल जाते हैं कई बार। वहाँ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ आपको 3-4 दिन तक कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, इंसान भी देखने को नहीं मिलता। कभी कभी बीच में कोई ये जो बकरी चलाने वाले होते हैं वो ये आपको एक आधी बार कहीं पर मिल जाते हैं, अदरवाइज कोई गांव नहीं है, घर नहीं है। आज का जो ये इंटरव्यू है ये उन नौजवानों के लिए बहुत काम का है जो समय और पैसे को जानते तो समझते तो हैं बट उसकी कदर नहीं करते। और ये जो इंटरव्यू आज का है ये उन वर्कोहॉलिक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो काम को लेकर वो या तो उसको बहाना बनाकर या मजबूरी के कारण अपने आप को कसरत से दूर रखते हैं। आज का इंटरव्यू उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाला है जो रिटायर्ड हो चुके हैं मगर घर गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाह रहे या घर गृहस्थी छूट नहीं पा रही है और अपने शौक़ अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो आज जिस शख्स से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ और जो आप ये बातचीत आप जो देखने वाले हैं वो मेरी साइकिलिंग बिरादरी के कहने को बुजुर्ग बड़े भाई और बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व के धनी गेस्ट ऑन द सैडल द साइकिल क्लब की पेशकश में आपके साथ हमारे अपने योगी सर, योगेंद्र सिंह सर। कैसे सर आप? ऑल गुड, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर शुरू से शुरू करते हैं, कैसा था बचपन आपका? मैं बचपन से ही बहुत एडवेंचर्स में विश्वास करने वाला रहा हूँ, या जिसको कह लिए शरारती में बचपन से ही बहुत रहा हूँ। ओके। सो एडवेंचर एक्टिविटीज़ मेरे को बचपन से ही बहुत लुभाती थी और मैं ये सब स्विमिंग और खेलना कूदना बहुत बचपन से चालू था। तो कहाँ आपका मतलब गांव देश पीछे से बैकग्राउंड, अगर बचपन की बात करें तो कहाँ से शुरू हुआ पढ़ाई वढ़ाई, माता पिता, भाई बहन? मेरा घर यही दिल्ली में है, नजफगढ़ के पास में एक गांव है मलिकपुर। अच्छा। सो एकदम से जिसको बोलते हैं ग्रामीण परिवेश रहा टोटल। और अब अगर आप बचपन की बात करें तो वो तो बहुत ही पुराना टाइम था। उस टाइम में वास्तव में कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं होती थी और कोई ये सब कोचिंग वोचिंग और ये सब चीज़ें नहीं थी। सो हम बेसिकली जब अगर एडवेंचर की बात करूँ, जब मैंने आपको बोला स्विमिंग की बात करूँ, तो हम तालाब में हमने तैरना सीखा था और हम पूरा दिन तालाब में नहाते थे। और तालाब बहुत बड़ा तालाब था, मतलब जो आपके आज के ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल है उनसे लगभग 3 गुना लंबा तालाब था वो। और उस तालाब को हम कम से कम 2-3 बार इधर से उधर क्रॉस करते थे। और तालाब में हमारे आपने हरियाणा में आपने देखा होगा तालाबों में बहुत खास बुर्जियाँ बनी होती थी। बहुत ही वो एक तालाब एक हरियाणा की लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। बहुत खूबसूरत तालाब होते थे, तो हम बुर्जियों से छलांग मारते थे तालाबों में, जिसको आप जंपिंग, प्लेटफॉर्म जंपिंग कह लो, वो हम वहाँ से सीखी थी हमने सारी। और उसके अलावा हम कुओं में कूदते थे, पेड़ों में चढ़ते थे, पेड़ों में से पानी में छलांग मारते थे चढ़ के, और बाकी हॉकी वगैरह खेलते थे। तो इस तरह का टोटल में खेल में बहुत मतलब पूरा दिन मेरा इसी सब चक्रों में निकलता था। तो नजफगढ़ मेन सिटी से कितना दूर था आपका? नजफगढ़ ने मेन सिटी से कोई 12 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। अच्छा। और उसके बाद स्कूलिंग मेरे गांव में ही रही। स्कूलिंग के बाद फिर मेरा कॉलेज हंसराज कॉलेज में मैंने पढ़ाई, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो वो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शहरी परिवेश चालू हो गया। सो वैसे टोटल बैकग्राउंड मैं दौड़ भी करता था या योगा भी करता था, तो वही गांव की जो लंबी लंबी सड़कें जो 6-7 किलोमीटर तक आप सीधे दौड़ते चले जाए तो वो दूसरा गाँव नहीं आता, उस तरह के परिवेश में हमने दौड़ की है। मैं दौड़ बहुत करता था। अच्छा। तो और योगा भी हम करते थे। तो स्कूलिंग आपकी प्रॉपर गांव वाले? हाँ, प्रॉपर गांव के स्कूल में। प्रॉपर गांव 12th तक? हाँ, 12th तक। इंटर कॉलेज जो? हाँ, इंटर कॉलेज एग्जैक्टली। ओके। हाँ, इंटर कॉलेज में। परिवार में कौन कौन थे? और हाँ, परिवार में हम 4 भाई थे, एक बहन और मेरे मदर और फादर। तो आप क्या मतलब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे? हाँ, चाचा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। घर में एक नहीं था, बट हाँ वो टोटल जॉइंट फैमिली थी। अच्छा। और सबको अधिकार था एक दूसरे को चेक करने का, एक दूसरे को डांटने का। और हमारा स्कूल भी गांव से कोई मेरे घर से स्कूल की डिस्टेंस कम से कम 3 किलोमीटर होगी। सो 3 किलोमीटर हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे।
सो डेली आप लगा लीजिए 6 किलोमीटर वैसे भी चलना, वॉक होती थी। और खेतों में काम करना, क्योंकि मैं एक किसान की फैमिली से हूँ। सो सब फसल के टाइम पे फसल कटवाना, ये सब करना, तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिविटी में मैं आगे रहता था काफ़ी। अच्छा, घर के बड़े थे आप? नहीं, मैं सबसे छोटा था। अच्छा, मैं पूरे अपने परिवार में, कजन्स वगैरह में मैं सबसे छोटा था। अच्छा, सबसे छोटे थे? सबसे छोटे। अच्छा, शरारती रहे होंगे फिर? मैं घर में बहुत शरारती था, बहुत शरारती। बहुत ज़्यादा शरारती था मैं, इसीलिए वो एडवेंचर मुझे हमेशा बहुत भाता था। सो एडवेंचर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती थी, सबसे पहले मैं खड़ा मिलता था आगे। ओके। वो स्कूल में भी ऐसे ही रहा और कॉलेज में भी ऐसे ही रहा। तो कद काठी कैसी थी अभी 10-12 तक आते? ठीक, मेरी हाइट जैसे अभी है 6 फीट की मेरी हाइट थी। और स्लिम ट्रिम, मैं हमेशा स्लिम ट्रिम ही रहा हूँ, कभी मैंने कोई बहुत ज़्यादा वेट गेन किया नहीं। और स्कूल में भी हम ऐसे ही, और कॉलेज में भी ऐसे ही स्लिम ट्रिम थे। तो हरियाणा के तो ज़्यादातर लोग पुलिस की तरफ रहते हैं, पुलिस भर्ती की तरफ। आपका परिवार में नहीं थे कुछ ऐसा कि बच्चे की हाइट भी अच्छी है, फिटनेस में भी अच्छा है? हाँ, आपने बिल्कुल आपने सही कहा। हरियाणा में बेसिकली 3 नौकरियाँ मानी जाती है। फौज सबसे पहले है, ओके। पुलिस और टीचर। हाँ। सो या तो सबसे पहले मोटिवेशन फौज में जाने का होता हाँ है। जी। सो मेरे फादर भी फौज में थे, मेरे बाकी कजन भी फौज में थे। सो मेरे को भी सबसे पहले मोटिवेशन फौज में ही जाने का मोटिवेशन मिला, तो मैंने आर्मी के लिए ट्राई किया। ओके। लेकिन आर्मी में मेरा हो नहीं पाया। सो नेक्स्ट मोटिवेशन, जैसे आपने कहा, मेरा टीचिंग का मोटिवेशन था। अच्छा। तो मैंने एमफिल किया। सो टीचिंग में जाने का था, बट वो भी बीच में किसी कारण से वो छूट गया, और फिर मैं एयर इंडिया मैंने ज्वाइन कर लिया। तो क्या सब्जेक्ट थे आपके ग्रेजुएशन के टाइम? मैंने ग्रेजुएशन उस टाइम पर, अब वो उस कोर्स को, अब आई डोंट नो किस तरह से बोलते, बट उस टाइम उसको BA पास कोर्स बोलते थे। BA पास। हाँ। और फिर उसके बाद मैंने जामिया से मास्टर्स किया, और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। एंड फिर हिंदी में? हाँ, हिंदी लिटरेचर में मैंने। हाँ, तो ये रहा बेसिकली। तो फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने में, एयर इंडिया में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, तो फिर मेरा एयर इंडिया में सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैंने एयर इंडिया ज्वाइन कर लिया। एयर इंडिया जब ज्वाइन किया, क्या साल रहा होगा वो? 86 अक्टूबर 86 में मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया। एज इन क्या? उस टाइम हम या जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर हम भर्ती हुए थे एयर इंडिया में। तो सिक्योरिटी, क्योंकि मैं एनसीसी में, जैसे मैंने कहा कि मैं एडवेंचर, तो मैं एनसीसी में बहुत एक्टिव था कॉलेज में, और C सर्टिफिकेट मैंने एनसीसी से लिया था, और मैं कॉलेज का सीनियर अंडर ऑफिसर रहा एनसीसी में। अच्छा। और ख़ास बात बताऊं अगर आपको, तो हंसराज हमारे कॉलेज में कलर मिलता है। सो कलर जो भी स्टूडेंट अपने एरिया में सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं, ओके। उसको कॉलेज कलर दिया जाता है। तो मेरे को कॉलेज कलर मिला था 1983 में, अच्छा। जो कि बहुत ही गिने चुने स्टूडेंट्स को कॉलेज में मिलता है। कुल मेरे ख्याल से 8-10 स्टूडेंट्स कॉलेज कलर ले पाते हैं। सो मैं उनमें से एक था। वो मेरे को मेरी एनसीसी एक्टिविटी और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से मुझे मिला था। मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बहुत करता था। ये मेरी पेंटिंग जो मेरी की हुई। अच्छा। हाँ। अरे वाह। तो पेंटिंग एक्टिविटीज़ में भी मैं बहुत इन्वॉल्व रहता था, ड्रामेटिक्स में भी मैं इन्वॉल्व था। मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती थी उसमें मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं होता था। तो एयर इंडिया जॉब के दौरान आपका मतलब, ये जितने आप फिटनेस एक्टिविटीज़ में थे उस टाइम, उस दौरान में भी फिटनेस एक्टिविटीज़ में थे या? कम। नौकरी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि एयरपोर्ट पे मेरी नौकरी थी, एयरपोर्ट में जो नौकरी थी वो शिफ्टों में होती थी। ओके। सो इनिशियली 4 साल मैंने शिफ्टों में काम किया। तो शिफ्ट में जब आप काम करते हैं तो आपको इन सब एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा कम टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि आपकी डे ड्यूटी होती है, फिर आफ्टरनून ड्यूटी होती है, फिर नाइट ड्यूटी होती है, तो थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। सीधी में गड़बड़। हाँ, लेकिन उसके बाद जब नॉर्मल ड्यूटी स्टार्ट होगी, तो उसके बाद दोबारा से फिर मैंने अपना रनिंग का और पिकअप किया। अच्छा। सो रनिंग मेरी तकरीबन हमेशा चलती रही थी। तो और क्योंकि उस टाइम पे अब तो बहुत अच्छे अच्छे स्विमिंग पूल हर जगह हो गए, हमारे टाइम में स्विमिंग पूल और ये सब कोच वोच की कोई खास फैसिलिटी होती नहीं थी। सो इसलिए स्विमिंग वगैरह कभी हम पिकअप नहीं कर पाए, बट हाँ, रनिंग मैं हमेशा करता रहा। और साइकिलिंग कब आई लाइफ में फिर? साइकिलिंग बचपन में थी साइकिल? हाँ, बचपन में डेफिनेटली। जैसे आप स्कूल जाने के लिए? बिल्कुल। हिंदुस्तान में वही एटलस वाली? एटलस वाली साइकिल हिंदुस्तान में अभी भी बचपन हर एक का साइकिल से स्टार्ट होता है। से स्टार्ट, चाहे करेंसी। हाँ। सो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी साइकिलें होगी। पहले वो पुरानी साइकिल, बड़ी साइकिल होती थी, एटलस की या हरकुलस की या हीरो की। सो और उस टाइम में वास्तव में साइकिल जो था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपकरण या एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का माध्यम गांव के कल्चर का बात होता था। हाँ। सो गांव में हर एक घर में साइकिल होती थी, और लोग साइकिल से ही ज़्यादातर आया जाया करते थे। इवन लोग अपने रिलेशंस में भी, आप कह लो 50 किलोमीटर दूर या 60 किलोमीटर दूर भी साइकिल से आते जाते थे। तो हमें मिलती थी साइकिल चलाने के लिए कभी कभी। तो वो जो बचपन की साइकिल थी वो यहाँ लौट के कब आई फिर जॉब के?
ये लौट के आई कोई मैं जब हूँगा मेरे ख्याल से 49-50 के इस ग्रुप में। अच्छा, हाँ करेक्ट। ये उस तरीके की साइकिल है जैसे अभी आप कर रहे हैं? नहीं, ये उस तरीके की साइकिल नहीं है। राइट, ठीक। हाँ वो उस टाइम तो आवश्यकता के लिए साइकिल की जाती थी कि नीड है, आपको कहीं जाना है, खेत में जाना है, तो अगर ज़्यादा दूर है तो आप साइकिल लेके चले गए। स्कूल में साइकिल ले जाने को मिलती नहीं थी क्योंकि घर में भी और लोगों को साइकिल की ज़रूरत रहती थी। ये जो साइकिल हुई ये फिर फन जो के रूप में और एक एक्सरसाइज के मीडियम के रूप में चालू हुई। तो बेसिकली मेरा लड़का जो था वो, दोनों मेरे बच्चे भी बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफ़ी इंटरेस्टेड रहे और वो भी बहुत ही एडवेंचरस रहे। तो बेसिकली बेटा साइकिल बहुत चलाता था और बेटी भी बहुत चलाती है। क्या एज ग्रुप के बच्चे हैं आपके सर? मेरा बेटा भी 26 साल का है और बेटी 34-35 साल की। अच्छा, हाँ, ओके। वो भी दोनों बहुत एडवेंचरस थे इस मामले में। तो बेसिकली साइकिल जो मैंने पिकअप की वो बेटे के थ्रू मैंने पिकअप की। अच्छा, तो जैसे आपने कहा 49-50 एज में आपने साइकिल यहाँ पे दोबारा चलाना शुरू किया ट्रायल में, करेक्ट। इसमें आपका वर्क कल्चर सपोर्ट कर रहा था या वो प्रेशर बना रहा था कि उसकी वजह से? अब वर्क कल्चर सपोर्ट कर रहा था क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम होता था। मेरी नॉर्मल ड्यूटीज़ होती थी, तो मेरी ड्यूटी 9:30 या 10 का ऑफिस होता था एंड शाम को 5:30 आप घर 6 आप घर आ जाते थे। और जहाँ मैं अभी इसी एरिया में, मैं जो गुड़गांव एरिया में रहता था, ये बहुत खुला एरिया होता था उस टाइम। आज से आप लगा लीजिए 15 साल पहले या 16 साल पहले बहुत खुला एरिया था और यहाँ अच्छी सड़कें थी, तो साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। सो अब मैं अपने बेटे के साथ, हम सुबह सुबह जल्दी, मेरे को लाइफ में सुबह जल्दी उठने की आदत हमेशा से रही है। मैं सुबह अर्ली राइजर हूँ, तो मैं 4:30 बजे के आसपास हमेशा उठ जाता हूँ। अच्छा, तो उस टाइम सड़कों पे कोई ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं था, तो इसलिए साइकिल मैं रनिंग करता था। रनिंग के बाद फिर मैं साइकिलिंग आस्ता आस्ता में। बट अमूमन एयर इंडिया को जिस टाइम आप कर रहे थे परस्यू, तो एयर इंडिया को क्या सेमी गवर्नमेंट बोला जाएगा या गवर्नमेंट था उस टाइम? एयर इंडिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट। इट्स अपार्ट फ्रॉम जो ऊपर की चेयर पे बैठे हैं उनके अलावा जो नीचे हैं, आपको क्या लगता है कि ऑफिशियल्स जो उस तरह की जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में, कुछ है स्पोर्ट्स का वहाँ पर कल्चर या प्रेशर बना रहता है काम का? नहीं, प्रेशर तो नहीं बता रहता। एयर इंडिया अपने आप में, सवाल मेरा इसलिए है, करेक्ट, मैं आपने सही लोगों सवाल के पेट निकल आते हैं। हाँ करेक्ट, बट एयर इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन रहा है। अच्छा, हालांकि अब प्राइवेट हो गया, लेकिन हम जब हमारे टाइम में था तो और एयर इंडिया के अंदर अपना एक अलग से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था। हाँ, अच्छा, हालांकि उसमें साइकिलिंग नाम का कोई गेम नहीं था, अलग था। रनिंग और साइकिलिंग से रिलेटेड कोई गेम अलग से नहीं थे। बट एयर इंडिया एक बहुत ही शानदार हिस्ट्री रही एयर इंडिया के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की। हॉकी और क्रिकेट में नेशनल टीम जो थी वो एयर इंडिया की ही होती थी। हॉकी में जो क्रिकेट के जो बड़े दिग्गज प्लेयर हैं तकरीबन में, जैसे मोहिंदर अमरनाथ हैं, और ये सब एयर इंडिया के साथ रहे, हमेशा एयर इंडिया से खेले हैं। और तो धोनी, महेंद्र अमरनाथ, युवराज, मतलब आप एंडलेस नाम है एयर इंडिया के पास क्रिकेट का। और उसी तरह हॉकी के भी हमारे पास अच्छे प्लेयर थे। फुटबॉल की बहुत ज़बरदस्त टीम होती थी एयर इंडिया की। सो टीम गेम एयर इंडिया में, तो एयर इंडिया में एक स्पोर्ट्स कल्चर हमेशा से रहा है और लोग तकरीबन फिट रहते थे। हाँ, साइकिलिंग और रनिंग का ऐसा इन हाउस रहता था कल्चर ऑफिस में कि भाई मंथली एक गेम मीट होगा या ऐसा कुछ हुआ करता था? मंथली नहीं तो 6 मंथली या ईयरली डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स मीट होती थी। स्पोर्ट्स मीट होती? हाँ, तो उस टाइम हम क्रिकेट खेलते थे, या करेक्ट। Okay. क्योंकि वही एक गेम ज़्यादा पॉपुलर था, सो क्रिकेट हम खेलते थे। आपका जो साइकिलिंग स्टार्ट हुआ, आपने बताया बेटे के साथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिंग कब एक्वायर करी या कब आप उस तरफ आकर्षित हुए, एक तरीके से कहना चाहूँ? जैसे मैंने बताया कि बेटा बहुत साइकिलिंग करता था, तो फिर मेरे पास 2 साइकिल हमारे पास हो गई थी। बेटे ने एक और ट्रैक की नई साइकिल लेने की बात की, उसके पास ऑलरेडी उससे पहले एक हरकुलस की या कोई अच्छा एक गियर साइकिल थी। सो जब 2 साइकिल हो गई तो हम दोनों एक साथ सुबह सुबह साइकिल करने जाते थे। और हम MTV की बात कर रहे हैं? हाँ, MTV, हाँ उस टाइम MTV आई थी। उस टाइम ये रोड़ी वोड़ी का कल्चर ये आया। कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? 2000? अभी ये तो रिमेम्बर करना, आज से आप 15 साल पीछे चले जाइए। अच्छा, 2010 के आसपास की? हाँ, 9-10, हाँ नहीं, तो करेक्ट, हाँ 2008-9 के आसपास। उस टाइम ट्रैक का भी दिल्ली में एक ही शोरूम खुला था।
ओके। राजौरी गार्डन में एक शोरूम ट्रैक वालों ने खोला था, सो वहाँ से मैंने ट्रैक की MTV ली थी और बेटे के पास थे, तो हम दोनों सुबह साइकिलिंग करने जाते थे। तो फिर बेटे ने मुझे सजेस्ट किया कि वो थोड़ा सा चेक करता रहता था, उसने बोला कि एक साइकिलिंग आजकल लोग ग्रुप में भी साइकिल करते हैं, ओके। सो और आप कोई ग्रुप ढूंढ लो जिसमें हम साइकिल कर सके। तो मैंने ढूंढा, तो मुझे एक हमारे गुड़गांव में स्पिन लाइफ करके, Spin Life। हाँ, उसमें 2-3 लोग साइकिल करते थे, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने इमीडिएटली दे रेडी। तो इनिशियली बेटे को मैंने भेजा उसमें। स्पिन लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइकिलिंग ग्रुप इन दिल्ली। हाँ, स्पिन लाइफ गुड़गांव का पहला अपने आप। हाँ, गुड़गांव का भी और NCR का भी सबसे पुराना साइकिलिंग ग्रुप है, मेरे ख्याल से 2005 या 6 के आसपास, 2005-6 हाँ के आसपास शायद बन गया था। और 2008 के आसपास मैंने ज्वाइन किया। तो पहले बेटे ने ज्वाइन किया, फिर बेटा उस टाइम मैं 9th में था, तो उसने 1 साल उनके साथ राइड की। फिर उसके बाद 10th में आ गया, तो उसका ट्यूशन का और ये सब चक्कर जो चालू हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर आ जाता है बोर्ड के एग्जाम का। सो उसको कम टाइम मिल रहा था, तो फिर उसने कहा कि आप जाया करो, तो फिर उसकी ट्रैक साइकिल लेके फिर मैंने जाना चालू किया। सो इस तरह से मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया। तो जो पहली राइड शुरू में एक कुतुब मीनार की राइड की, तो एक अलग ही तरह का फीलिंग थी कि हम साइकिल से कुतुब मीनार गए हैं, कुतुब मीनार देखा है साइकिल से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ये एक डेली रूटीन बन गया। सैटरडे संडे हम लंबी राइड करनी चालू कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता हमने 70 किलोमीटर किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम 100 किलोमीटर तक पहुँचे। सो उस टाइम 100 किलोमीटर करने वाले बहुत ही कम लोग थे दिल्ली में कि जो 100 किलोमीटर की कोई साइकिलिंग करके अपने आप में वो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। और फिर उसके बाद ये बढ़ता गया, फिर ये BRM का कंसेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट, हाँ, पता चला कि एक दिल्ली रेंडर करके क्लब है जो कि BRM कराता है। सो हम ही लोग तकरीबन स्पिन लाइफ के ही सब राइडर्स वहाँ पे BRM करते थे, वो कोई आता नहीं था। सो एक दूसरे ने बोलना शुरू किया आपस में कि हम BRM में चलेंगे। तो क्योंकि हम सब बहुत फ्रेंडशिप हमारी बहुत थिक थी सबकी आपस में, तो मैंने फिर अपना पहला SR भी मैंने अपना इसी MTB पे किया। अच्छा, हाँ, ट्रैक किया। ट्रैक की जो मेरी MTB थी उसी पे मैंने पहला अपना SR भी किया। BRM 2011-12 में इंडिया आ चुका था मेरे ख्याल में। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो हाँ, जब इंडिया आया था तो तीसरी या चौथी राइड में हमने स्टार्ट कर लिया था। क्या है आपका ऑडेक्स इंडिया नंबर? कुछ 10 मैं भूल गया नंबर। 3 डिजिट का ही है। हाँ, 3 डिजिट का। हाँ, करेक्ट। अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिंग में BRM कॉन्सेप्ट आप आया, तो इसी ने आपको मोटिवेट किया डिस्टेंसेस ने? हाँ, 100, 300, 400, करेक्ट। उस टाइम हम BRM को काफ़ी एंजॉय करते थे, क्योंकि एक तो हमारा जो ग्रुप में हम सब साइकिल करते थे वही सब हम इकट्ठे BRM करने जाते थे। सो हमारा एक आपस में जो ट्यूनिंग है वो सबके साथ बहुत अच्छी होती थी, तो हम एंजॉय करते थे। तो पहले SR हुए, फिर उसके बाद अल्ट्रा डिस्टेंस 1000 किलोमीटर किया, फिर 1200 किलोमीटर किया। सो 1200 से ऊपर हमारे यहाँ इंडिया में होता नहीं था, अब थोड़ा 1500 वगैरह भी होने लग गया है। बट वो फिर मैंने अल्ट्रा डिस्टेंस सब किए। और फिर मैंने उसके बाद रोड़ी, बियांकी की रोड़ी, हाँ, वो खरीदी। तो उसके बाद क्योंकि सभी ये कहने लगे कि सर आपकी स्पीड अच्छी है, आप MTB को छोड़ो, रोड़ी लो। सो रोड़ी पर तो उसमें हमने फिर तो बहुत SR बहुत किए, अल्ट्रा डिस्टेंस भी किए। तो इस दौरान जो इस BRM चल रही थी, आपका स्विमिंग पार्ट और रनिंग पार्ट क्या कर रहा था? वो हो रहा था या? हाँ, रनिंग पार्ट मेरा कंटिन्यू था, स्विमिंग पार्ट थोड़ा बहुत होता था। मैंने गुड़गांव में स्विमिंग पूल, गवर्नमेंट का स्विमिंग पूल है गुड़गांव में, मैंने वो ज्वाइन किया हुआ था, तो वहाँ मैं स्विमिंग भी करता था और रनिंग मेरा कंटिन्यू था। तो रनिंग कंटिन्यू था, तो रनिंग के जो इवेंट्स होते थे उसमें आप लगातार पार्टिसिपेट? हाँ, रनिंग के मैं इवेंट्स में साइकिल से भी पहले, BRM से पहले मैं ये दिल्ली की एयरटेल हाफ मैराथन हुआ करती थी। सो एयरटेल से पहले भी रथ मैराथन करके होती थी। अच्छा, हाँ, वो भी मैंने की हुई है। ओके। और सबसे पहली जो एयरटेल की वो मैराथन थी वो मैंने की। तो उसके बाद से फिर उसके बाद तो रनिंग की तकरीबन जितनी भी मैराथन हिंदुस्तान में होती थी मैं तकरीबन सब में हिस्सा लेने की कोशिश करता था। और इस मामले में एयर इंडिया बहुत सपोर्टिव थी। तो जब मैंने एयर इंडिया के सामने ये प्रपोजल रखा कि मैं रनिंग और साइकिलिंग करता हूँ, तो दे इजीली एग्रीड टू गिव मी लीव, स्पोर्ट्स लीव। एयर इंडिया आसानी से दे देती थी। हाँ, यही। हाँ, ये हाँ, स्पोर्ट्स लीव पॉजिटिव। हाँ, सो वो क्योंकि एयर इंडिया में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर है और वो प्रमोट करते हैं, तो स्पोर्ट्स लीव के लिए एयर इंडिया में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और बाकी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह भी थे वो भी एयर इंडिया दे देती थी। हाँ, रियम्बर्स कर देती। ओके।
इंडिया में तकरीबन कितने स्टेट्स में आप BRM कर चुके हैं? BRM एज सच स्टेट में मैंने BRM मैं या दिल्ली से ही दिल्ली से ही मैंने आपने सारे डिस्टेंस दिल्ली से मैंने सारे डिस्टेंस दिल्ली से किए। दिल्ली से बाहर मैं BRM करने नहीं गया। सो BRM आपने मोस्टली दिल्ली में किया? हाँ BRM दिल्ली से डिस्टेंस सारे अचीव हाँ। किया आपने। रिटायरमेंट आपका फिर कौन सा साल में हुआ? 2019 में मैं रिटायर हो गया था। 2019 में। हाँ, तो लेकिन ऐसा कुछ जब जैसे मैं नौकरी में भी था तो मैं साइकिलिंग को रिलीजियसली, मतलब मैंने नौकरी के एटलीस्ट 2-3 साल मैं साइकिल से ऑफिस जाता था। अच्छा। हाँ, साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था। एयरपोर्ट पे मेरा हमेशा पोस्टिंग रही, तो वहाँ भी मेरे को वर्क एनवायरनमेंट लकीली ऐसा मिला मेरे को कि मुझे साइकिल से जाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। साइकिल को रखने की प्रॉपर जगह मेरे को मिलती थी और वॉशरूम वगैरह की प्रॉपर फैसिलिटी थी। सो मैं अपने कपड़े कैरी करता था और वहाँ जाके वॉशरूम यूज़ करके नहा धो के ऑफिस अटेंड करता था। साइकिल से आता था, साइकिल से जाता था। तो 2019 से पहले आपने ओवरसीज साइकिलिंग भी करी है एक? हाँ, ओवरसीज मैंने साइकिलिंग की है जब मैं इंडिया में नौकरी करता था। 2017 में मैंने LEL हाँ लंदन एडिनबर्ग लंदन वाला इवेंट किया है। ओके, क्या है बताइए थोड़ा सा इवेंट के बारे में हमें, LEL अपने नज़रिए से बताइए। हाँ, LEL अब तो यहाँ पर दिल्ली में भी और हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोगों को पता चल गया है। लेकिन 2017 में जब हमने LEL किया तो LEL शायद साउथ में किसी ने उससे पहले LEL किया था। अदरवाइज LEL का लोगों को ज़्यादा नहीं मालूम था। लंदन एडिनबर्ग हम एज ए ग्रुप इतनी बड़ी संख्या में हम दिल्ली से ही 5 लोग हम गए थे। हमारे ही स्पिन लाइफ के सब लोग थे और वो राइड मेरे को बहुत खूबसूरत राइड लगी। एक तो लंदन से स्टार्ट होके एडिनबर्ग जाती है और एडिनबर्ग से वापस हम आते हैं तो 1525 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस है वो। एंड टेरेन बहुत ही खूबसूरत है और सारा का सारा टेरेन गांव के अंदर से होके है। वो सब छोटे छोटे रोड हैं जो गांव के रोड है, खेतों के अंदर से कोई हाईवे के ऊपर आपको वहाँ साइकिल अलाउड नहीं है और वो रूट भी हाईवे पे कहीं पे आपको कनेक्ट नहीं करता। कंट्री साइड सारा का सारा कंट्री साइड है खेतों के अंदर से। और जो कंट्रोल पॉइंट है वो भी उन्होंने किसी सिटी के, जब आप घुसते हो तो सिटी के आउटस्कर्ट में उन्होंने कंट्रोल पॉइंट सारे रखे हुए हैं, बिकॉज अंदर सिटी में आपको नहीं घुसना पड़ता है। वेदर कंडीशन 2017 में जब मैंने की थी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशन थी। डे टेम्परेचर 30 डिग्री तक पहुंचता था और नाइट में टेम्परेचर माइनस तक भी आया है। हाँ, और बारिश काफ़ी हुई थी। अच्छा, तो 2 दिन काफ़ी बारिश हुई। एक दिन तो ड्रिजलिंग लगभग 4-5 घंटे ड्रिजलिंग चलती रही स्कॉटलैंड के एरिया में। एंड लेकिन उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है LEL का वो बहुत ही खूबसूरत है। वो लोग अगर आप कंट्रोल पॉइंट पे टाइम से पहुंचते हैं तो आपको सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इवेंट है एंड जो टेरेन है वो बहुत ही खूबसूरत है। सो मैं तो कहूँगा कि LEL डेफिनेटली किसी भी एंड्योरेंस साइकिलिस्ट को जो लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहता है तो उसको LEL ज़रूर करना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर कंट्रोल पॉइंट्स पे उन्होंने सोने के लिए भी जगह रखी हुई है। अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो आराम से आपको मैट्रेस वगैरह बहुत अच्छे प्रोवाइड करते हैं और खाना बहुत अच्छा देते हैं और नहाने वाने का हर एक फैसिलिटीज़ वाइज LEL बहुत ही बढ़िया है। फिर LEL के बाद आपकी लाइफ में PBP भी आया? हाँ, LEL के बाद फिर ये हो गया कि अब उसके बाद पेरिस से ग्राइड होती है। हाँ, सो चूँकि मैं LEL ऑलरेडी कर चुका था और LEL का टेरेन बहुत ही खूबसूरत था, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो PBP की जो ज़्यादा लोग उसको बहुत पॉपुलर PBP इसलिए कि वो ओल्डेस्ट इवेंट है, ओल्डेस्ट, लेकिन इतना अच्छा इवेंट नहीं है कंपेयर टू LEL। ओके, PBP में बहुत चैलेंज है। चैलेंज इन सेंस कि हर जगह खाना वाना सब आपको खरीद के खाना पड़ता है। ओके, एंड आपको कोल्ड फूड मिलता है। अच्छा, एंड नॉन वेज ज़्यादा मिलता है। ओके, एंड वो भी ठंडा नॉन वेज। और रात की ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशन में आप ठंडा खाना हम हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा गवारा नहीं करता है। एंड टेरेन भी इतना खूबसूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी LEL कर चुका था, LEL का टेरेन मैं देख चुका था। सो मुझे PBP का टेरेन कोई बहुत अमेजिंग या कोई अलग से, हाँ एक चीज़ जो PBP में है वो जो LEL में नहीं थी, वो उसके एक ही चीज़ में थोड़ा सा PBP LEL से आ गया कि वहाँ पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त। ओके, पब्लिक आपको हर जगह पब्लिक खड़ी मिलती है
और आपको वो चाय कॉफ़ी खाना आपको देते हैं एंड क्लैपिंग करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। वो एक मेला उनका एक वो पीबीपी का जो है वो एक मेले की तरह से है, जो कि वो एलियन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा क्योंकि एलियन इतना पुराना नहीं है। सो एलियन को जो रूट पे पब्लिक है वो आपको सपोर्ट करने नहीं आती, उनको ये मालूम भी नहीं होता कि क्या इवेंट चल रहा है लोगों को। हाँ, लेकिन पीपीपी में जो रूट है उनमें हर गांव वालों को सबको मालूम होता है और वो गांव वालों को इन्वॉल्व करते हैं पीपीपी के अंदर। गांव वालों की जो पंचायत, जिसको हम यहाँ पंचायत होते हैं, वहाँ भी उनकी जो काउंसिल होती है, पंचायत होती है, उनको वो कंट्रोल पॉइंट वही कंट्रोल करते हैं गाँव के लोग। सो उनको वो शॉप देते हैं। क्राउड का भी फर्क होगा राइडर्स का काउंट में? हाँ, क्राउड एलियन ने जब मैंने किया था 2017 में तो उन्होंने 1500 का एक कैप रखा हुआ था, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया था उन्होंने। पीबीपी में शायद ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाँ कैप नहीं है। सो बहुत, क्योंकि ओल्डेस्ट इवेंट है तो बहुत लोग करने के लिए आते हैं। कोई मेमोरेबल मेमोरीज आपकी कि भाई बड़ा अच्छा सा मुझे फील हुआ, अपार्ट फ्रॉम द व्यू, अपार्ट फ्रॉम द टेरेन, अपार्ट फ्रॉम द पीपल, कुछ ऐसा लगा कि यार ये यादगार रहा मेरे लिए? हाँ, जैसे एलियल में तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो किसी का जेस्चर अच्छा लगा हो? हाँ, लोग मैं आपको एलियल की कहानी बताता हूँ कि मैं अपने को राइडर के साथ हम राइड कर रहे थे और पूरी रात हमने कुछ खाया नहीं था। ओके। तकरीबन पूरी रात हमने राइड किए बगैर कुछ खाए हुए। और उसके बाद जब हम सुबह पहुँचे तो कंट्रोल पॉइंट एक किसी गांव में एक वैन में उन्होंने बेसिकली कंट्रोल पॉइंट बनाया हुआ था। छोटा गांव था, सो वहाँ पे इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं थी कंट्रोल पॉइंट बनाने की। सो आप ये कह लीजिए हमारा बेड लगता है या क्या सुविधा। सो जो वैन ऑर्गेनाइज जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस कंट्रोल पॉइंट को ऑर्गेनाइज करने की, सो वो सो गए अपना वैन में लगा के अपना बिस्तर दोनों। हाँ, अब हमने वैन तक तो हम पहुँच गए, लेकिन अब उसको जगाए कैसे? और नौकर को किया लेकिन वो जग नहीं पाया बंदा अंदर से। उसको हम कंट्रोल पॉइंट पे हमें कुछ मिल नहीं रहा था और हम रात भर के थके हुए थे, हमें पूरा कुछ खाया हुआ नहीं था, भूख भी लगी हुई थी। हमने सोचा कंट्रोल पॉइंट पे कुछ मिल जाएगा, लेकिन आई डोंट नो वो सो गया। सो हमने किसी सज्जन से पूछा कि यार आप कुछ पानी वानी मिल सकता है आपके पास? तो उसने एक बार मना कर दिया, नहीं पानी नहीं है मेरे पास। और वो अपनी वैन लेके, डिलीवरी वैन लेके जा रहा था, तो पता नहीं इसको क्या ख्याल आया, वो वापस अपनी डिलीवरी वैन लेके आया। तो उसने बोला रुको, एक वैन वहाँ खड़ी है, आई थिंक वो वैन साइकिल वालों के लिए है। हमने उसको बताया कि वो वैन हमने चेक कर ली, उसमें वो बंदे सोए हुए हैं तो उठ नहीं रहे हैं। उसने भी ट्राई किया उठाने की, लेकिन वो उठे नहीं। सो उसने कहा ओके देखो मैं अपने घर में जाके चेक करता हूँ। सो वो गया, एक बोतल स्प्रिंकलिंग वाटर की एक बोतल लेके आया, बोला ये पानी आप है। तो वो बेसिकली सोडा होता है, वो सोडा। हाँ, वो उसी को यूज़ करते हैं पीने के लिए भी। सो हमने उसको उससे इनिशियली ब्रश करनी ज़रूरी थी पीने से पहले, तो हमने ब्रश की। तो मैं और हम दोनों हैरान रह गए कि सोडे से ब्रश हो रही थी, बट हम बहुत हंसे और बस के पागल हो गए। एनीवे हमने वो सोडा ही पिया, सोडे से ब्रश मुँह सारा साफ़ किया। उसके बाद हम अब वहाँ मिल नहीं रहा था खाने के लिए, तो हम आगे बढ़े खाने के लिए। हमने किसी से पूछा तो उसने हमें बताया कि आप और आपको मेरे ख्याल से कोई 40 माइल के बाद आपको एक टाउन आएगा, वहाँ पे आपको मार्केट मिल सकती है खाने की, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा खाने को। एंड वहाँ जब एलियल का जो इवेंट होता है वो अगस्त में जब होता है, तो अगस्त में पूरे लंदन में या स्कॉटलैंड में भी मार्केट्स 11, साढ़े 10, 11 बजे खुलती है और शाम को 5 बजे बंद हो जाती है। बाद 5:30 के बाद तकरीबन खुली। सो हम उस सिटी पहुँचे तो हम करेक्ट हम 10:30 या 11 बज गए हम उस सिटी को कैच करते करते। हमें बहुत भूख लगी थी तो हम ढूंढने लगे रेस्टोरेंट खाने का। तो हमें तकरीबन सारे नॉनवेज ही रेस्टोरेंट थे, तो एक रेस्टोरेंट हमें खुला मिला, तो उसमें उन्होंने बाहर मेनू कार्ड लगाया हुआ था, तो उसमें उन्होंने रोस्टेड चिकन लिखा हुआ था। तो वी डिसाइडेड कि हाँ यार ये रोस्टेड चिकन है, चलो ये करते हैं। सो वो बेसिकली पिकअप रेस्टोरेंट था, उसमें आप खा नहीं सकते अंदर, बट हम अपनी टेक अवे रेस्टोरेंट था। सो हम अंदर गए तो जो काउंटर पे लेडी थी उसने हमारे को देखा, तो वो उसको आइडिया था एलियल का। उसने हमारी साइकिलें बाहर देखी, हमारे को देखा, तो उसने वेलकम किया। उसने बोला आप एलियल कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। सो हमने बोला हमें ये खाने के लिए चाहिए, तो बोले यस। देन उसने हमें बोला कि ये रेस्टोरेंट आप खाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, बट आप चिंता नहीं करो, मैं आपके लिए 2 कुर्सी लेके आती हूँ और कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर कोई इंस्पेक्टर वगैरह कुछ आगे चेक कर लेगा आप खाना खिला रहे हो तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। बट सी सेड डोंट वरी, ये मेरी हेडेक है, मैं हैंडल करूँगी, आप यहाँ आराम से बैठो और खाओ।
और उसने हमें जो हमें ऑर्डर किया था उसके अलावा उसने पूछा आपको और क्या चाहिए, तो हमें उसने पानी दिया पीने के लिए। फिर उसने हम जो ऑर्डर किया चिकन हमने खाया भरपेट। उसके बाद उसने अपनी तरफ से ऑफ़र किया चिकन मफिन्स वगैरह और कुछ स्वीट डिश उसने अपने से दी। फिर उसने हमारा सिपर लेके उसने दोनों सिपर 4 सिपर बेसिकली हो गए थे, तो उसने अपने लड़की को बोल के पूरे सिपर साफ़ कराए और उनमें पीने का पानी भरा। जब मैंने उससे बिल पूछा तो शी सेड आर यू क्रेजी, और बिल किस बात का? अच्छा। हमने कहा हमने ऑर्डर दिया है, खाना खाया आपके यहाँ पर, इतना सारा आपने भी खिलाया, तो हम बगैर पैसे। बोले नहीं आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आप विश्वास की मतलब इट्स अमेजिंग कि मतलब हमारा एक का जो बिल था मेरे ख्याल से अराउंड 20 पाउंड से कम नहीं होगा। 20-25 पाउंड का हमने एक आदमी ने डेफिनेटली, जिस तरह से हमने पानी पिया, सॉफ्ट ड्रिंक उसने दिया, डेजर्ट जो हमने खाया और चिकन खाया, तो अराउंड 50 पाउंड के आसपास का डेफिनेटली बिल रहा होगा। 40%, क्योंकि वहाँ खाना थोड़ा इस तरह से कंट्री साइड भी है, वहाँ थोड़ा कॉस्टली होगा। बट उस लड़के ने कोई हमारे से बिल नहीं लिया। अच्छा। एंड उसने कहा कि आप जाइए, किसी तरह की कोई हेल्प हो कुछ हो और बताइए आप, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। सो वी वर रियली अमेज्ड कि ऐसे भी लोग हैं। तो एंड इट वाज ग्रेट। हमेशा वो याद रखने वाली चीज़ हमारे साथ रही। उसने कहा कि मैं कभी हिंदुस्तान आऊँगी तब मुझे खिला देना। अच्छा। हमें पता था वो हिंदुस्तान नहीं आएगी, वो जस्ट ये एक अलील का बहुत ही अच्छा मेरा तो एक्सपीरियंस। ये तो वहाँ के लोगों के और वहाँ की वो बात हुई। आपको साइकिलिंग मतलब जो साइकिलिस्ट हैं उनमें और इंडिया के अंदर भी साइकिल आपने बहुत की नॉर्थ इंडिया में, कितना डिफरेंस लगता है माइंडसेट में? बहुत डिफरेंस है। हम वहाँ एक तो क्या है कि वो LEL पे भी PPP पे भी, जिसको हम हेडविंड्स बोलते हैं, क्योंकि खुला एरिया है और सारा जंगलों के थ्रू हम जा रहे हैं, तो थोड़ी सी भी हवा, बहुत ज़्यादा हवा लगती है। हमारे यहाँ पे हम हाईवेज़ के ऊपर सारी BRM, आपके साथ भी मैंने BRM किया, तो हम हाईवे पे करते हैं। तो हाईवे पे जो हमारे को ट्रक और व्हीकल्स का एक ड्रैग जो मिलता है, वो ड्रैग हमारे को एक फेक स्पीड में लेके जाता है। अगर हमारे एफर्ट से हमारी 20 की स्पीड है तो वो ड्रैगर वो अपने आप से उस स्पीड को 27-28 बना देता है। सो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। वो ड्रैग हमें वहाँ मिलता नहीं, क्योंकि व्हीकल्स होते ही नहीं है रोडों पे, और आगे की हवा हेडविंड आती है। सो तब हमारे को असली स्पीड का, हमारे असली कैपेबिलिटी का हमारे को पता लगता है कि हमारी असली कैपेबिलिटी है क्या। एंड एलिवेशन होते हैं, नेचुरल एलिवेशन जो होते हैं, वो ये जो फ्लाईओवर्स के एलिवेशन होते हैं इससे डिफरेंट होते हैं। सो नेचुरल स्लोप्स का एलिवेशन, उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। सो दोनों LEL में भी PPP में भी काफ़ी ठीक ठाक एलिवेशन है। LEL में कुछ सेक्शन जो स्कॉटलैंड में जाता हो तो पूरा पहाड़ी सेक्शन है, आपको बहुत पूरे पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है। एंड क्लाइमेट कंडीशंस काफ़ी ठंडी होती हैं। तो हम हिंदुस्तानी उस चीज़ के लिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हम भी तैयार होकर नहीं गए थे। हमें भी सोचा था ठीक है 1500 किलोमीटर, हम यहाँ 1200 किलोमीटर आराम से बहुत ही स्पेयर टाइम में हमने कर लिया था, तो वो भी बहुत ही आराम से हो जाएगा। लेकिन इट वॉज वेरी टफ एंड क्वाइट चैलेंजिंग। सो लिटरली सोने को बिल्कुल मिला ही नहीं। एंड आपको मैं बताऊं, ऐसी तक सिचुएशन हुई कि हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं, वो तक की लोगों के साथ सिचुएशन LEL में हो जाती है, हेलुसिनेशन टाइप। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि एक पॉइंट पे हल्की हल्की बारिश गिर रही है, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं साइकिल नहीं चला रहा। अच्छा। आई डोंट नो क्या है मेरे साथ, साइकिल चल क्यों नहीं रही है। मैं पैडलिंग कर रहा हूँ, साइकिल चल भी रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि साइकिल चल नहीं रही है। सो तब मुझे ये अचानक ख्याल आया कि यार आपका दिमाग थका हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप, क्योंकि मैं सोया नहीं था 2 रात से, तो मुझे सोना चाहिए। एंड आप अगर गए हो यूरोप वगैरह में या इंग्लैंड वगैरह में, तो आप देखा होगा वहाँ पे घरों के बाहर के विंडो में भी शेड नहीं होते कहीं उस पूरे रूट पे। कहीं पर आपको अगर कोई अंदर किसी के घर में जाके सो तो ठीक है, नहीं तो बाहर आपको कोई शेड नहीं है सोने के लिए या रुकने के लिए, कहीं पे भी कोई शेड नहीं है, कोई बस स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है, विंडो भी बाहर नहीं आती जिसके नीचे आप रुक जाओ। सो इट्स, आप सीधे, बारिश गिर रही थी तो बारिश में बारिश में सो। अच्छा। सो लिटरली मैं बारिश में सोया, क्योंकि साइकिल चल रही थी, डिसाइडेड कि अभी सोना है। सो अपने आप को, मेरे पास रेन कोट था, सो रेन कोट से कवर करके मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बारिश में सोया। तो इस दौरान जो आप LEL या PPP जो कर रहे थे, वहाँ जो लोकल साइकिलिस्ट हैं या जो और पार्टिसिपेंट और कंट्रीज से आए हैं, उनसे भी इंटरेक्ट किया होगा? हाँ, उनसे इंटरेक्ट किया, या फिर उनका बिहेवियर देखा होगा ड्यूरिंग द राइड? यस। किस तरीके की साइकिल चला रहे हैं? करेक्ट। और किस तरीके की साइकिल कल्चर से आप आए हैं? करेक्ट। उनमें कितना फ़र्क देख पा रहे थे आप? बहुत ज़्यादा फ़र्क था वो सब। और क्या मतलब हम में ऐसी कोई दिक्कत है या हमें कुछ परेशानी है जो हम वहाँ प्लस ऑन नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे? हाँ, हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है, या जो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, LEL लोग सोलो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, लोग सोलो नहीं करते, लेकिन ये राइड्स ग्रुप राइड है बेसिकली, BRMs ग्रुप में करनी चाहिए। ओके।
ग्रुप में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और ग्रुप में बहुत इजीली होती है ये। और जितने भी बाहर के कंट्रीज के लोग हैं वो ग्रुप बना के आते हैं। हम लोग डेफिनेटली यहाँ से ग्रुप बना के जाते हैं, लेकिन राइड हम ग्रुप में करते नहीं। प्रिपेयर एक साथ नहीं करते, एक साथ नहीं करते। 50 किलोमीटर के बाद ही हम आपस में आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को केयर भी नहीं करते, एक दूसरे को पकड़ने की यहाँ कोशिश। तैयारी एक साथ नहीं करी होती है। हाँ, यहाँ तैयारी एक सब अपना अपना ऑर्डर होते हैं। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, यहाँ तैयारी एक बिल्कुल सही बात है आपकी, एक तो हम तैयारी एक साथ नहीं करते। अगर थोड़ी बहुत तैयारी एक साथ कर भी लेते हैं तो पता नहीं क्या रीज़न है कि वहाँ जाके हम आगे पीछे होना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को कैचअप नहीं कर पाते। ये मेरे साथ LEL में बहुत हुआ। तो मैं जो मेरे साथ मैं सबको यहाँ बोलता था कि अभी साथ में राइड करो, साथ में राइड करो, तो कम लोग साथ में राइड करने के लिए आते थे। और वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम एक साथ राइड करेंगे। लेकिन वो 50 या फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट के बाद, फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट से ही हम आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए थे, क्योंकि कोई बहुत स्लो चल रहा था। तो मैं आगे था सबसे। और इस दौरान आप ये देख पा रहे थे कि जो ग्रुप एक साथ चल रहे हैं कंट्री के हैं, वो एक साथ ही चल रहे हैं। करेक्ट। सो मैं आपको यही अलग-अलग हो गए। मैं आपको फिर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर मैंने एक स्पेन के ग्रुप को मैंने पकड़ा। ओके। और उस ग्रुप में कोई 15 साइकिलिस्ट एक साथ एक ग्रुप में मूव कर रहे थे और रोटेट कर रहे थे वो लीड और टेल को। सो मैं उस ग्रुप में शामिल हो गया। तो मैं कम से कम 200 किलोमीटर के आसपास मैंने उस ग्रुप के साथ साइकिल की। तो तब मैंने ये महसूस किया कि यस, ये ग्रुप में साइकिल करने का कितना ज़बरदस्त डिफरेंट है। क्योंकि आप जब भी पहुंचते हो तो आप थके नहीं होते, आप ग्रुप के साथ चल रहे हो तो आपकी एनर्जी सेव रहती है। ड्राफ्टिंग में भी ड्राफ्टिंग आप अलाउड है, PPP में। सो ड्राफ्टिंग करते हैं तो आप काफ़ी एनर्जी सेव करते हैं। सो हम यहाँ हिंदुस्तान में हम एक दूसरे के साथ ड्राफ्टिंग बिल्कुल नहीं करते। ये हमें करना चाहिए अगर PPP में सक्सेस रेट या LEL में सक्सेस रेट। इसका कहीं एक सीधा कारण ये तो नहीं है कि साइकिलिंग जिस तरीके की साइकिल हमारे पास अब आ रही है, ये हमारे लिए बहुत नई है, नई तरीके की है, और हमारे अंदर एक ये जिज्ञासा है कि इसको हम और रौंदें और वो करें इंडिविजुअल वे पे। मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि शायद हम ये सोचते हैं कि जब हम वो राइड करने जाते हैं तो हम एक दूसरे की केयर करने में हम थोड़ा सा पीछे हैं। हम ये सोचते हैं नहीं मैं जल्दी निकल जाऊंगा तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, जबकि वो गलत है कंसेप्ट। क्योंकि अगर मैं उसको अपने साथ लेके चाहूँगा, बेशक मेरी स्पीड थोड़ी कम हो जाए, लेकिन हम अगर दोनों साथ चलेंगे या चारों साथ चलेंगे तो हम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हम थकेंगे कम, हमारे पास एनर्जी लेवल बचा रहेगा। अगर मैं अकेला जाऊंगा, बेशक मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाए, लेकिन थकान मेरी ज़्यादा होगी, एनर्जी मेरी वेस्ट होएगी। सो ये कंसेप्ट हमें सीखना चाहिए। ग्रुप राइड हमारे को अगर LEL और PB को एंजॉय करना है तो हमें ग्रुप राइड करनी चाहिए, ग्रुप के साथ जाना चाहिए, ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसी सिस्टम को वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। एक दूसरे को छोड़ के निकलना नहीं चाहिए। अगर ठीक है मैकेनिकल प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, उनके ग्रुप में भी मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अटेंड करते हैं एक दूसरे को। और हमें भी वही करना चाहिए। ग्रुप में किसी का पंक्चर है या किसी का कोई चेन का इशू है तो अगर ग्रुप में है तो हमें इजीली उसको जल्दी हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर सिंगल है तो उसको टाइम लगता है शॉर्ट आउट करने में। सो सबसे बड़ा हमारे और उनके बीच में डिफरेंस ग्रुप राइड का है। ग्रुप राइड, हाँ, वो पूरे प्लाटून में वो राइड करते हैं, जो कि करनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग सोलो भी करते हैं, ठीक है, बट मैक्सिमम वो लोग मेजरली एक साथ प्लाटून में करते हैं। जो कि उसकी थीम भी है, उसमें आप ज़्यादा एंजॉय भी कर पाते हो। क्योंकि आप हर जगह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर हो जाती है। जब आप ग्रुप में जाते हो तो वो लोग डिसाइड कर देते हैं कि जैसे रुकेंगे तो आप एक ने ये काम करना है, दूसरे ने ये काम करना है, सो दैट आप टाइम बचाते हो। सो अगर कार्ड स्टैम्प कराने हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारा ग्रुप एक जगह जाके कार्ड स्टैम्प कराने की लाइन में लगा। वो फटाक से एक लड़का जाता है, वो फटाक से अपना कार्ड, तब तक दूसरे लोग जाके खाना लेना शुरू कर देते हैं या किसी को वॉशरूम जाना होता है वॉशरूम चला जाता है। सो यू सेव टाइम, ड्यूटीज़ बन जाती हैं। हाँ, फिर आप टाइम सेव कर लेते हैं। तो ये सब चलता रहा। PPP आप करा है, LEL आपका फिनिश हुआ। बाइक पैकिंग लाइफ में कैसे आई, जो बाइक पैकिंग टूरिंग? ऑनेस्टली साइकिलिंग का मेरे को जो कंसेप्ट, जब मैंने ये BRM वगैरह करना चालू किया या जब BRM कर लिया, तो मैं हमेशा ना मेरे अंदर एक जिज्ञासा रहती थी कि साइकिल लेकर घूमने जाओ। ओके। साइकिल घूमने के लिए होनी चाहिए, ये खाली आंख बंद करके दौड़ने के लिए दौड़ते रहो, हाँ, टाइम को चेज नहीं करना, या दौड़ते रहो एक प्रेशर में आप दौड़ते रहो तो आप एंजॉय नहीं कर पाते। सो मेरा हमेशा ये रहता था कि यार साइकिल लेके निकलो और देखो जगहों को। तो मैं घुमक्कड़ बचपन से रहा हूँ, मैं बहुत घूमने का मुझे शौक है। और कुछ भगवान की दया से नौकरी भी ऐसी मिली कि मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता था वर्ल्ड ओवर, तो मैं बहुत घूमता था, तो वो शौक। सो इस तरह से मेरे को घूमने की जो लालसा थी, उससे मुझे बाइक पैकिंग का मैंने टूरिंग जो था वो स्टार्ट किया। और जब टूरिंग स्टार्ट किया तो फिर उसके ऐसा सब चीज़ें ढूंढी कि टूर करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे सस्टेन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। सो
दिस इज़ हाउ द बाइक पैकिंग। तो पहला आपका कौन सा टूर था, सबसे पहला, जिसमें आपने घर से निकले, सामान लादा और चल दिए? सबसे पहले मेरा टूर था, मैंने यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ किया था। ओके। सो वो मैंने घर से ही मैंने अपने बैग में सारा सामान लाद लिया था। ओके। और फिर उसके बाद मैंने सामान तो यहाँ से रख लिया था साइकिल पे, लेकिन मैंने साइकिल बेसिकली रुड़की से स्टार्ट की थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा बेटा मुझे रुड़की तक छोड़ के आ गया था सुबह से, क्योंकि रुड़की तक उस टाइम क्या चैलेंज क्या था कि जो मेरठ का रास्ता था उस टाइम खराब, उस टाइम बहुत ख़राब था, बहुत ही कंजेस्टेड था और बहुत लंबे लंबे ट्रैफिक जैम लगते थे उस रास्ते पे। तो उस रास्ते को पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि अब नहीं है। खासतौर से गाजियाबाद का कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, हाँ, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सो इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि इस रास्ते को अवॉइड करने के लिए, इस टाइम बचाने के लिए। क्या कौन सा साल था ये, कोविड के बाद? नहीं, कोविड से पहले। कोविड से पहले ही? हाँ, कोविड से पहले, कोविड से काफ़ी पहले। मतलब BRM चल रहे थे पहले? हाँ, BRM चल रहे थे। और ये आपने हाँ नया शौक ले लिया? हाँ, ये मैंने फिर अपना मैं चला गया। तो सब लोग, मेरे साइकिलिंग ग्रुप के लोग भी थोड़े हैरान थे कि अरे आप अकेले ही चले गए। बताया नहीं आपने किसी को? नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने जब अच्छा। साइकिलिंग चालू की तो वहाँ से तब मैंने फोटो डाला कि मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो सबको, हर कोई इवन ग्रुप में वरीड भी था। वो कह रहे नहीं, आपको अकेला नहीं जाना चाहिए, आपको कोई साथ लेके जाना चाहिए, आप या कोई स्पोर्ट व्हीकल होना चाहिए, आप अकेले में कुछ हो गया तो आपको क्या होगा। तो आपने मतलब ये कहाँ से इंस्पायर हुए, आपको इंजेक्ट हुआ कहीं से कि आपने किसी को देखा कि ये कर रहा है, या कहीं किसी रूट में आप गए हो साइकिल चलाते हो कि ये ऐसे हो रहा है? नहीं, मैंने तो कुछ आया होगा कि यमुनोत्री गंगोत्री कराता हूँ ऐसे? तो मेरा एक दोस्त है, हम आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे बैठ के, तो उसने जस्ट ऐसे आइडिया दिया मेरे को कि हालांकि वो साइकिलिस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था। ओके। बट उससे कहीं पे मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ कैसे उससे मुलाकात हुई थी। हाँ, वो मुझे LEL में शायद उसने मुझे फॉलो किया था। LEL के बाद वो मुझे फ़ोन करके मेरे से मिलने आया, तो उसने ऐसे जिक्र किया कि सर एक यमुनोत्री और गंगोत्री ये सब साइकिल पे कर सकते हैं आप? मैं कहा कर सकते हैं। तो बोला सर करते हैं साइकिल पे? मैंने कहा कर लेंगे। तो वो उससे मेरे को आइडिया आया कि अच्छा ये साइकिल पे भी किया जा सकता है। तो मैंने अपना सामान बांधा और मैं अपना फिर साइकिल लेके चला गया। एंड कोई बहुत आपको सच्चाई बताऊं, मुझे कोई बहुत चैलेंजिंग लगा भी नहीं। ओके। एंड वो मैं अपनी ट्रैक की जो MTB थी वही लेके गया था। MTB उसमें मैंने पीछे पैनियर लगा लिया था, जो हम कैरियर बोलते हैं। उसको अपना एक बैग मैंने स्पेशली सिलवाया यहाँ से, कोई वो अलग से खरीदा बैग नहीं था। मैंने जस्ट एक बैग बनाने वाले से एक बैग सिलवाया और उसको बंजी कोड से और उससे बांध के पीछे और सामान लेके मैं निकल गया। एंड बहुत इन्जॉय किया मैंने उस राइड को, बहुत इन्जॉय किया। कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत उस टाइम मैं आपको बताऊं बहुत चैलेंजिंग वो इसलिए राइड थी कि उस टाइम केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते बन रहे थे। अच्छा। अब तो बन चुके हैं हाईवे पूरा, बट उस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन था सारा। सो नैनीताल के बाद से ही जो चढ़ाई, ऋषिकेश के बाद से सारा एलिवेशन स्टार्ट हो जाता है और सब रोड हर स्ट्रेच में टूटे हुए। तो उस रूट पे नहीं आता? नहीं, नैनीताल नहीं, ऋषिकेश, करेक्ट, सॉरी, ऋषिकेश, वही मैंने बोला, ऋषिकेश, हरिद्वार और ऋषिकेश से बाद से आपके चढ़ाई शुरू हो जाती है, देवप्रयाग। और फिर रास्ते मतलब अच्छा रोड ये होता था कि 5-10 किलोमीटर अच्छा रोड है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, टूटा हुआ है। लेकिन साइकिल बहुत अच्छी थी, गजब की साइकिल है, ट्रैक की MTB जो मेरे पास थी। सो उसमें कोई दिक्कत आई नहीं मेरे को लकीली, और मैंने कर लिया सारा। उससे पहले आपको हिल की राइड की कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। मैंने एक मनाली ले किया था, उसके पहले ग्रुप में किया था, लेकिन वो एक स्पॉन्सर ग्रुप में इन सेंस के, और एक ये जो ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, जो राइड ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके थ्रू मैंने किया था। सो ये 10-15 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें मैंने वो राइड की, तो वो फुल्ली स्पोर्टेड राइड थी। सो उसमें कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि हमारे पास, हम केवल साइकिल लेके चल रहे थे, सामान वगैरह तो सब कुछ हमारा गाड़ी में रखा हुआ था। सो इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ा। उससे पहले आप मनाली लेकर? हाँ, मनाली लेकर चुका था, खरदुंगला तक हमने किया था। तो वो इतना हिल एक्सपीरियंस आपके पास था, तो वही हाँ, करेक्ट, वो हिल एक्सपीरियंस मुझे काम आया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर। क्या बिगेस्ट चैलेंज आया आपको आपकी पहली राइड में? मतलब कोई अगर सोचे दिल्ली से आना जाना, चारों धाम 1800 किलोमीटर, हाँ, मैंने कार से किया हुआ है, हाँ, तो मैं आपसे बात करते हुए अपने आप को सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ साइकिल पे होता, तो जब एक कार का पंचर होता है ये वाला चैलेंज, और साइकिल का जब पंचर होता है, जब हम उसको फिक्स कर रहे होते हैं, कोई क्या मैनेजमेंट का सिस्टम क्या रहता है कि मुझे कितनी साइकिल चलानी है आज?
मैं पहली राइड की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कोई डिस्टेंस लेके डिसाइड नहीं किया आज वहाँ तक जाना है। रात को तो राइड नहीं करी आप? रात को मैंने राइड नहीं की। मैं 6 बजे के आसपास कोई रहने की जगह खोजना चालू कर देता था। ओके। 5:30-6 बजे के आसपास। तो हर मतलब ये था कि आधे घंटे या 1 घंटे में आपको कोई ना कोई जगह मिल जाती थी, कोई ना तो कोई। ऐसा क्षेत्र है ना वहाँ पे जंगली जानवरों का है खतरा। हाँ, सो ये डिसाइड कर लिया था कि 6 बजे के बाद राइड नहीं करनी है। ठीक है। सो ढाबे हैं रास्ते में और छोटे मोटे होटल भी हैं रास्ते में। सो रहने की जगह उनमें मेरे को मिल जाती थी। तो और बाकी अपना सुबह वहीं से जल्दी मैं उठ जाता और जल्दी उठ के 5 बजे के आसपास जैसे ही थोड़ा सा सनलाइट आ जाती थी मैं अपनी राइड स्टार्ट कर देता था। जो रास्ते टूटे हुए थे उन रास्ते टूटे होने की वजह से वास्तव में काफ़ी चैलेंज था। कई जगह रोड बिल्कुल ही नहीं था, तो वहाँ पे पत्थरों के ऊपर से साइकिल लेके निकलना थोड़ा सा चैलेंज था। एक जगह मेरा बैग गिरा भी, लेकिन मैंने फिर वापस कहीं थोड़ा सा डर की अनुभूति, कहीं कुछ ये मुझे नहीं हुई। घर से इतना दूर आ रखा हूँ, नहीं, वो मुझे, ये मेरी एज है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पॉकेट में पैसे, क्योंकि वो दौर मेरे ख्याल से पेटीएम और इन सब का नहीं, वो कुछ भी नहीं था, है ना, डेबिट कार्ड का दौर था वो। हाँ, करेक्ट कैश लेके चलना होता था। हाँ। एंड श्रीनगर, जो पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर है, श्रीनगर से आगे रास्ता बहुत ही खराब था। बहुत ही खराब है। हाँ, वो एक नदी के साथ साथ रास्ता जाता है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चल रहा था, धूल मिट्टी पत्थर ये सब था, लेकिन मैं चलता रहा और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जोशीमठ के बाद से थोड़ा सा डाउन है, उसके बाद फिर टोटल सारा अप है बद्रीनाथ के लिए। सब टूटा हुआ है। हाँ, लेकिन वो इट वाज रियली अमेजिंग। सो आहिस्ता आहिस्ता मतलब लाइक चलाता रहा कि जब मुझे दिखाई दिया, जब मैं एक जैसे होता है कि थकान होती है, पूरा दिन आप साइकिल कर रहे हो, बद्रीनाथ आ नहीं रहा है। सो मुझे एक जगह बोर्ड दिखाई दिया जिसमें बद्रीनाथ लिखा हुआ मुझे दिखाई दिया। मैं कहा आ गया अब तो बद्रीनाथ। बट कमल, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो इतने सारे लूप है उसमें कि वो बोर्ड आने में फिर दोबारा 1 घंटा लग गया। माना भी गया आप? हाँ, मैं माना भी गया। हाँ, और फिर उसमें कि चैलेंज जो है वो डाउन हिल में चैलेंज है काफ़ी। अच्छा। अप हिल में कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं। रोड टूटी हुई है। हाँ, रोड टूटी है। डाउन हिल में अपने पूरे ब्रेक के ऊपर आपको आ रहा है, ब्रेक पैड घिस भी जाते हैं एंड बहुत छोटे छोटे टर्न हैं जिस पे काफ़ी संभल के आपको नीचे उतरना पड़ता है, अदरवाइज आपने थोड़ा सा भी बैलेंस किया तो आप सीधे नीचे जा सकते हैं। रिकवरी कैसे मैनेज करते हैं आप अपनी की? मतलब आप दिन भर साइकिल चलाई, 50-100 जितनी भी चलाई, थकान होती है, अगले दिन की तैयारी हाँ, भी करनी होती है, मेरे से कपड़े होते हैं सब। ये जो आपने पूछा ना, मेरे से 1-2 और मेरे दोस्तों ने भी पूछा कि यार एक तो आपको डर नहीं लगता क्या कि भाई आप अकेले चले जा रहे हो? मुझे पता नहीं क्या रीजन है, मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ ना। मुझे कोई ऐसी फीलिंग आती है उस टाइम के यार वो कैसे होएगा, वहाँ कैसे जाओगे, अंधेरा हो गया, ऐसे कैसे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक जगह शायद रहने की जगह नहीं मिल रही थी। हाँ। और अगला डिस्टेंस मेरे ख्याल से कोई ये मैं बात कर रहा हूँ चोपटा के आसपास की, जब मैं केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहा था तो चोपटा के रास्ते से मैं गया था। सो वहाँ बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल है और क्लाउडी वेदर था। तो क्लाउडी वेदर होने से और अंधेरा हो गया था एंड किसी ने मुझे बताया था कि उस रास्ते में भालू भी मिल जाते हैं कई बार एंड इट वाज ऑल अप क्लाइंब। लेकिन मुझे ऐसा कोई ऐसा डर लगा नहीं कि कोई होएगा। मैं अपना चलता रहा। मैं रात मुझे हो गई थी चोपटा पहुँचते। सो रात में मैं पहुंचा, लेकिन कोई ऐसे डर की मुझे कभी ऐसी कोई अनुभूति होती है कभी फील नहीं हुआ आपको? और रिकवरी कैसे मैनेज करते हैं? रिकवरी भी मैं नॉर्मल खाना लेता हूँ। अच्छा। बट लेकिन मुझे अगले दिन जब मैं होता हूँ तो मैं फिट होता हूँ चलने के लिए। मुझे कभी कोई ऐसी कोई थकान नहीं होती। पता नहीं, साइकिलिंग मुझे एक अलग टाइप की, मेरी बॉडी बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड करती है साइकिलिंग के साथ। मेरी रिकवरिंग मैंने महसूस किया है, जब मैं लंबी डिस्टेंस करता हूँ तो मेरी रिकवरी बहुत फास्ट है। अगले दिन मैं इमीडिएटली चलने के लिए जो भी रात में मैंने खाना खाया, इवन आपको तो पता है पहाड़ों में दाल चावल वगैरह के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। आलू दाल चावल वही अपने आप में सफिशिएंट है, उसी से मेरी रिकवरी हो जाती है। BRM करने वाले, LEL करने वाले, PPP करने वाले योगी सर, योगिंदर सिंह, बाइक पैक करने में कितना माइंडसेट चेंज हुआ है आपका? काफ़ी माइंडसेट चेंज होगा। अब मुझे BRM करने में कुछ ज़्यादा कोई रुचि बिल्कुल भी नहीं रही। बिल्कुल भी रुचि? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या पागलपन है, मतलब क्यों अननेसेसरी हम अपने को इन हाईवेज़ के ऊपर ट्रकों के साथ मरने के लिए छोड़े हुए हैं और सारा जो एग्जॉस्ट व्हीकल्स का है, पॉल्यूशन है, वो सब हम लेते आ रहे हैं एंड आई डोंट, अब नहीं लगता मुझे उसमें। अब मुझे टूरिंग में जो मज़ा है, बाइक पैकिंग में जो मज़ा है, अपना सामान खुद लेके चलने में और लोगों के साथ मिलने में,
आप छोटे से ढाबे पे जाते हो, छोटे चाय वाले के पास जाते हो, उसके पास बैठते हो, उससे बात करते हो, वो आपको देख के कहता है अरे आप साइकिल पे चले आ रहे हैं। सो आपको जो फील होती है कि वो भी आपको अप्रिशिएट करता है, अरे यार आप बड़ा। वो सब तो बीआरएम में भी होता है। बीआरएम में आपको इतना टाइम मिलता नहीं है। बीआरएम में जो आपको रश एक पीछे लगा रहता है ना, तो आप हर जगह या तो खाने की भी आप कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं, आप नॉर्मली छोटी सी दुकान पे जाके रिलैक्स हो गए, आप चाय नहीं पीते खाते नहीं, आपको प्रेशर आपके पीछे है, तो आप किसी बड़े से ढाबे में घुसते हो, जाके फटाक से अपना खाना वाना खाने की कोशिश करते हो, सोने की कोशिश करते हो, नींद कैच करने की कोशिश करते हो। सो उसमें मतलब कल्चर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते आप बिल्कुल। उसमें भागम भाग लगा रहता है, भागम भाग लगा रहता है। अगर कोई आपसे बात कर भी रहा है तो भागम भाग वाली ही बात है, आप फटाक से बात को ख़त्म करके भागते हो। जबकि इस टूरिंग बाइक पैकिंग में आप उस कल्चर के साथ टोटली इन्वॉल्व होते हो, लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हो। लोग आपको, मुझे अच्छा लगता है कि नए नए लोगों से मिलना, नई नई कल्चर को देखना, नए नए। मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत ये जब केदारनाथ और बद्रीनाथ में करके आया, तो वो जो पहाड़ी सेक्शन था उसमें पहले कभी गया नहीं था। तो लोग कितने अच्छे हैं, लोग कैसे आपकी मदद करते हैं, हर एक चीज़ अपने आप से होती चलती है, तो अलग ही एक्सपीरियंस है। बीआरएम वाला कल्चर या फिर इवेंट वाले कल्चर कह लूँ मैं, बीआरएम भी स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, कोई भी इवेंट हो सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी भी करेक्ट रेसेस हो रही हैं अब तो। हाँ। और बाइक पैकिंग वाले इवेंट्स में आपकी एज की बात नहीं करूँगा मैं, थोड़ा सा 40s में आऊँगा। हाँ। फिटनेस को लेके कितना आपके अंदर कितना चेंजेस आया, चलिए पहले आपसे बात करें। फिटनेस मेरा का लेवल fitness आपका अच्छा हुआ है अच्छा या हुआ वैसे है। एवरेज है? अच्छा हुआ है, पहले से बेटर हुआ है? पहले से बेटर हुआ। टूरिंग में मेरा फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या कारण रहे होंगे? कारण एक तो ये है कि आपको कंटिन्यूसली, जब मैं जैसे टूरिंग करता हूँ, अगर मैं 1 महीने की टूरिंग के लिए निकल गया, तो 1 महीने कंटिन्यूसली मैं हर दिन सुबह उठ के साइकिलिंग अगले दिन कर रहा होता हूँ। आप अगर साइंटिफिकली भी इन चीज़ों को आप देखें, सो कोई भी एक्टिविटी ड्यूरेशन जो करते हैं आप, लंबी ड्यूरेशन की एक्टिविटी आपकी चलती है, तो वो आपकी बॉडी को ज़्यादा हीलिंग करती है। प्लस में मेरे को लग रहा है कि मेंटल पीस भी मिलता होगा। एग्जैक्टली, उससे बहुत मेंटल पीस मिलता है। सो बॉडी और शरीर और दिमाग दोनों चीज़ को वो बहुत ही इफेक्टिव हीलिंग होती है टूरिंग से। जो कि रेसिस में स्ट्रेस के अंदर आप रेस कर रहे हो, तो स्ट्रेस में आपको वो नहीं हो पाती। एंड क्वालिटी ऑफ जो आप कह दीजिए एयर क्वालिटी जो होती है, जब हम बीआरएम वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा तकरीबन हाईवेज पे होती है, तो मुझे वो जो टूरिंग आप कर रहे होते हो, आप टोटल जंगलों में चल रहे होते हो या पहाड़ों में चल रहे होते हो या खुले खेतों के अंदर से जा रहे होते हो। सो मैं तो जब सैडल पे होता हूँ या साइकिल पे होता हूँ, तो मुझे मैं नेचर के साथ मेरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, और मैं बस उस नेचर को एंजॉय करते हुए चलता हूँ। मुझे कभी कोई थकान जैसी चीज़ महसूस ही नहीं होती कि अभी कोई थकान हो रही है। हाँ, दिन निकल रहा है, आप साइकिल में चलता रहूँ। अगर 24 घंटे दिन लगता है, तो मैं आई थिंक 24 घंटे भी उसी साइकिल पर अपना आराम से चलता हो। क्या बात है। कभी आपने कोचिंग या ऐसे कुछ की है, किसी से कोचिंग ली है? नहीं, मैंने रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए? नहीं, किसी से कोई सेल्फ सर मैं कोचिंग कभी किसी से नहीं ली। ओके। अपने आप से सब चीज़। मैं जब भी कोई जैसे रनिंग भी करता हूँ, तो मैं उसमें टोटली इन्वॉल्व होता हूँ। मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या किस तरह से मेरे पैर गिर रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। सिमिलरली साइकिलिंग में भी बहुत मैंने गियर रेशो किस तरह से रखना है, क्या आपकी पोजीशन है, किस तरह से चलना है, कितना लोड लेना है, ये सब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप कैलकुलेट करता रहता हूँ, और हर एक नेक्स्ट मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। क्योंकि बाइक पैकिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है सामान लेके चलना, कि आप कितने सामान की आपको ज़रूरत है, कितना सामान आप अननेसेसरी लेके चल रहे हो, कितना नहीं लेके चलना चाहिए। ये मैं हर इवेंट के बाद इवेल्युएट करता हूँ, और हर इवेंट में मैं कुछ ना कुछ सामान कम करता हूँ। सो जितना लाइट में आप ट्रैवल करोगे, उतना आप ज़्यादा लंबे टाइम तक आप ट्रैवल करोगे। सो उस कंसेप्ट में भाई आजकल मैं काम कर रहा हूँ। और इस सारी चीज़ों में आपकी जो फैमिली का जो रोल है, वो क्या है? फैमिली का रोल तो बहुत गजब का है मेरे पास। लाइक मेरे को पूरी फ्रीडम है कहीं भी जाने के लिए, कोई भी टूर ऑर्गेनाइज करने के लिए, कहीं भी अपना प्लान करने के लिए। सो उस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है कि हाँ, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ की तरफ से कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, कितना भी टाइम घूम गया। हाँ, आजकल फ़ोन और वीडियो कॉल और ये सब है, तो आराम से आदमी कनेक्ट हो लेता है। बट मेरा थोड़ा सा माइंडसेट भी कुछ ऐसा है कि जब मैं निकल जाता हूँ साइकिलिंग पे, तो मुझे बाकी कुछ चीज़ें ज़्यादा याद नहीं आती। मुझे अपना साइकिल का जो सब, जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ, या जो अब मैं जिस एरिया में मैं जाता हूँ, उस एरिया के बारे में पढ़ता भी हूँ, उस एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता हूँ।
थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ उस एरिया के बारे में। ओके, तो वो सब चीज़ें अब मैंने चालू कर दी है। तो डायरी मेंटेन करते हैं आप? हाँ, मैंने फ़ोन में अपनी एक फ़ाइल मेंटेन करनी चालू की है, जिससे मैं जो प्रोसेस चल रहा होता है उस प्रोसेस को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। सो एक सजेशन और है मेरा कि एक आप ऑडियो रिकॉर्डर खरीद लें। हाँ हाँ जैसे आप कहीं बैठ रहे हैं, हाँ हाँ, ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर दिया, ओके, किसी लोकल से आप बात कर रहे हैं, हाँ हाँ तो आपको लिखना, जब आप बैठेंगे लिखने के लिए कभी, हाँ, तो आपको सपोर्ट मिलेगा वो। हाँ यार, आइडिया अच्छा है। आपका सबसे लॉन्गेस्ट बाइक पैकिंग पीरियड कहाँ का रहा है और कितना रहा है वो, कि आप? लॉन्गेस्ट मैंने अभी 2 साल पहले ये पामीर हाईवे की राइड की थी। ओके, पामीर हाईवे सिल्क रूट जो है ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान वाला एरिया, अच्छा। वो पूरा 1 महीने का हमारा मोरस राइड था। हम 5-6 साइकिलिस्ट थे उसमें। ओके, तो वो मेरा सबसे लंबा इवेंट रहा है और बहुत ही आई ओपनर इवेंट रहा है। मैं उसमें किस तरह से अपने सामान को आपने ऑर्गेनाइज करना है। एंड वो राइड, रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब थी पूरी की पूरी राइड में टोटल। हाँ, मैं कहूँ कि केवल 30% ही रोड था, बाकी रोड था ही नहीं, बाकी सब ग्रेवल था, ऑफ रोडिंग था। एंड बहुत सी जगह तो ग्रेवल और ऑफ रोडिंग नहीं थी, बस जस्ट गाड़ियों की टायर के निशान थे, अच्छा, जिनको फॉलो करते करते आप। डेजर्ट एरिया था, कैसा था? हाँ, इट्स ऑल हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है। हाई एल्टीट्यूड, हाँ, स्नो माउंटेन डेजर्ट जिसको बोलते हैं, जैसे हमारा लद्दाख है। हमारा लेह लद्दाख है। सो पामीर हाईवे भी वही लेह लद्दाख वाली हाइट है, या उससे भी थोड़ी ज़्यादा भी हाइट है कई जगहों पे। प्लस पॉपुलेशन वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ लेह लद्दाख में फिर भी आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाता है। वहाँ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ आपको 3-4 दिन तक कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, इंसान भी देखने को नहीं मिलता। कभी कभी बीच में कोई ये जो बकरी चलाने वाले होते हैं, वो ये आपको एक आधी बार कहीं पे मिल जाते हैं, अदरवाइज़ कोई गांव नहीं है, घर नहीं है। सो उसमें फिर आपको अपना राशन भी अपने साथ सारा कैरी करना पड़ता है। अपना स्टोव हमने कैरी किया था, अपना फ्यूल साथ में कैरी किया था, टेंट हमारे पास थे, सब कुछ थे। तो वही, लेकिन उसमें एक एडवांटेज, जो सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि वहाँ वाइल्ड एनिमल्स उस एरिया में कोई नहीं होता। ओके, एंड लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, कोई आपको तंग नहीं करता है। तो आप बेफिक्र कहीं पे भी टेंट लगा कर आप रह सकते हैं। और लेकिन उसमें क्योंकि रोड कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो चीज़ें टूटने का बहुत डर रहता है। तो आपकी जो इक्विपमेंट है वो वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट होनी चाहिए। आपकी बाइक भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पैनियर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके बैग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो उस टेरेन को झेल सके। क्योंकि आप वो टेरेन वास्तव में बहुत ही रफ टेरेन है। क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ मतलब कुछ एरिया तो ऐसा था जिसमें मीलों तक छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बने हुए थे, नेचुरल स्पीड ब्रेकर, बिकॉज जब बर्फ़ पिघल के आती है तो बहती है, तो बीच में मिट्टी आ जाती है, फिर वो ऐसी नालियाँ बनती है, तो उसके ऊपर साइकिल कूदती जाती है। सो दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। तो क्या यादें हैं वहाँ की कोई? वो तो यार अपने आप में मतलब एक अलग ही सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट, हाँ, उस जैसा रास्ता या वहाँ जैसे लोग इन सब एरिया में मिलने मुश्किल हैं। वहाँ लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं। अच्छा, लोग फ्री में आपको खाना देते हैं, लोग फ्री में अपने घरों में रख लेते हैं। आप दिल्ली का सीन बता रहे हैं आप? हाँ, दिल्ली का सीन हो जाता है वहाँ पे इस तरह से आपको। अच्छा। हाँ, लोग आपसे कोई चार्ज नहीं करते। आप अगर किसी को देना चाहें तो अलग इशू है। ऐसा क्यों? पता नहीं उन लोगों के अंदर क्या था। वो आपकी वहाँ रात में अगर 12 बजे भी आप किसी का घर जाकर नॉक कर दें, हाँ। और आप मुझे सोना है, तो आपका घर खोल देता है। वो कहता है आज ये सो जाइए, जबकि आपको पहचानता नहीं है, कुछ नहीं है। आप अफगानिस्तान का एरिया है? ताजिकिस्तान, हाँ बिल्कुल अफगानिस्तान का एरिया है। हाँ, ऐसा तो अफगानिस्तान की कल्चर है, क्योंकि सारा का सारा जो हमारी 700 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, वो पंज रिवर एक बहती है, जो पंज रिवर ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है। सो इस साइड अफगानिस्तान है, इस साइड ताजिकिस्तान है, बट कल्चर सेम है। वही लोग हैं, इधर भी वही लोग हैं, उधर भी वही लोग हैं। अफगानी भी वही लोग हैं जो इधर। ताजिकिस्तान जो आप कह रही हैं, ताजिकिस्तान, हाँ, ये क्या यूएसएसआर का हिस्सा था? हाँ, ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। हाँ, सो लेकिन लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं। सो वहाँ लोग, किसान, जिस टाइम हमने किया था, ये अगस्त सितंबर में किया था, तो उस टाइम फसल करती है वहाँ। उनके तरबूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है उस एरिया में, और उनका एक अपना खरबूज होता है, बहुत बड़ा होता है। सो किसान रोड साइड पे बेच रहे होते हैं, और भी सामान बेच रहे होते हैं। अगर आप उनके पास चले जाओ खाने के लिए, तो आपसे पैसा नहीं लेते हो। अच्छा, हाँ, एक दो कोई होता है जो पैसा लेता है, लेकिन बहुत आपको ऐसे ही मिलते, मना कर देते हो पैसे लेने के। लोग कहते हैं मेहमान किसी के यहाँ पर आप खाने के जाइए, उसके लिए पैसे नहीं लेता वो। मतलब आओ भगत बहुत गजब की है वहाँ पे।
आपको ऐसा कभी फील नहीं होता कि आप किसी दूसरे कंट्री में हो या आप किसी दूसरी उसमें हो। आप उन लोगों के साथ हमेशा बहुत ही सेफ फील करते हो। जिस तरीके के इवेंट LEL और PVP आप कर आए हैं, वहाँ तो आपको पता था कि आपका इतना दिन है, इतने पैसे रखने हैं, इतना ये सब करना है और प्रॉपर टाइमिंग का टाइम चेंज करना है और पहुँचना है और फिर वापस इंडिया आ जाना। जब इस तरीके के रूट में आप बाइक पैकिंग के रूट में जाते हैं तो फाइनेंसेस का कैसे ध्यान रखते हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया एक इतनी लंबी लंबी रोडें हैं कि दूर दूर तक लोग ही नहीं हैं। हाँ, तो बैंक तो भूल ही जाओ। या बिल्कुल से पूछा तो उस टाइम हमने फाइनेंसेस का क्या था? फाइनेंस का ये किया था कि हम कैश लेके चले थे अपने साथ, लेकिन अब वही है कि कैश, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक जगह थी कोई 300 किलोमीटर की स्ट्रेच है जहाँ कोई एक गांव आता है, लास्ट गांव है वो, उसके बाद जो अगला गांव आता है वो 300 किलोमीटर के बाद है। सो हमने जो लास्ट गांव था उसमें एक परचून की दुकान थी। एंड ये अच्छी बात है कि वहाँ पे जो गूगल मैपिंग वगैरह होती है वो दुकान भी दिखाते हैं कि इस गांव में कितनी दुकानें हैं। अच्छा, क्योंकि आबादी कम है तो हाँ वो ठीक। हाँ, अगर कोई पूरे स्ट्रेच में कहीं पे किसी ने कोई एक छोटा सा घर भी बनाया हुआ है तो गूगल मैप में वो घर भी दिख जाता है कि यहाँ पे एक घर है। अच्छा, हाँ, सो फिर आप प्लान कर सकते हो अच्छा उस घर तक पहुँचना है। मतलब इंटरनेट की सुविधा पूरी है। हाँ, इंटरनेट की, रास्ते में। हाँ, बट कुछ वो जो स्ट्रेच था उसमें कुछ नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। इंटरनेट उस लास्ट गांव तक केवल नेट मिल रहा था, उसके बाद से फिर 5 किलोमीटर के बाद से नेट खत्म हो गया था। उसके बाद जब अगले गांव में हम पहुंचे, लास्ट गांव में, वहाँ पे दोबारा इंटरनेट चालू हुआ, अदरवाइज उस बीच में कुछ नहीं था। सो जो भी कुछ राशन हमें लेना था हमने उसी गांव से, जो दाल, चावल, आलू, गाजर, ये सब वहीं से खरीद लिया, सूजी, ये सब थोड़ा खरीद लिया और उसको सुबह उबाल के खा लेते थे, दोपहर में उबाले खा लेते थे, फिर रात को उबाल के खा लेते थे। तो ये जितने साथ के साथी को राइडर्स थे सब इंडियन थे? नहीं, हम 3 इंडियंस थे। बाकी 3 एक स्विट्जरलैंड से था, एक जर्मनी से था, एक पुर्तगाल से। तो कैसे मिले आप लोग? मतलब कोई इवेंट था ये? हाँ, क्या था? या एक पुर्तगाल के लड़के ने बेसिकली उसके दिमाग में आया था इसको एक इवेंट करने के लिए। सो उसने इनिशियली इसको डेवलप किया था और उसने किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू मेरे पास उसकी मेल आई। अच्छा। सो वो इसको एज ए कम्युनिटी लिविंग और एज ए टीम इवेंट करना चाह रहा था, बिना किसी चार्ज के, कि सब लोग अपना अपना आए, अपना अपना सामान। और एक सब उसका इनिशियली आइडिया 30 लोगों का आइडिया था कि मैं 30 लोगों का ग्रुप लेके चलना चाहता हूँ। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे का खाना शेयर करेंगे, एक दूसरे की लिविंग शेयर करेंगे और इस तरह से एक दूसरे को साथ चलेंगे, समझेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। क्योंकि ये मैंने उस राइड के दौरान फील किया कि उन लोगों के यहाँ पे वो लोग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो फैमिली सिस्टम, जो कम्युनिटी सिस्टम हमारे पास है वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। बाईपास कर रहे हैं जिसको, करेक्ट, उनका बेचारे पास है ही नहीं, उनके पास अकेलापन बहुत ज़्यादा है। सो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अब कम्युनिटी को डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं कि अब कम्युनिटी लिविंग करनी चाहिए, कम्युनिटी को साथ रहना चाहिए ताकि हमारा जो अकेलापन है खत्म हो। तो उस कंसेप्ट को उसने लड़के ने राइड किया था, डिज़ाइन, बट आए नहीं राइडर कोई भी। सो हार्डली फिर वही 1-2 जितने मेल भेजे, हम 5 राइडर हम इकट्ठे हो पाए। सो देन वी डिसाइडेड नहीं करेंगे राइड, हम चाहे 5 ही हो बट चलेंगे। तो वो एक महीने में टोटल कितना खर्चा हुआ होगा आपका? ज़्यादा खर्चा नहीं होता वो, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो वहाँ लोग खाने वाने के लिए सब फ्री में मिल जाता है आपको। टेंट में हम रहते थे और अगर कहीं पे हम होटल भी लेते थे तो होटल बहुत सस्ते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट का सिस्टम है। तो वहाँ भी ये पेइंग गेस्ट या जिसको हॉलीडे क्या बोलते हैं अपना, जो ये होम स्टे लोगों ने वहाँ भी होम स्टे कर रखे। सो आपको होम स्टे में जैसे अगर आप कोई रूम लेते हैं तो हिंदुस्तानी 1000 रुपये में आपको रूम मिल जाता है। सो अगर एक रूम में 2 लोग रहे तो 500 रुपये आपको चार्ज होते हैं। और अगर जैसे महीने का हमने किया उसमें अगर हम हार्डली, हमने मेरे ख्याल से 5 दिन कोई ऐसी पेड एकोमोडेशन ली होगी, सो हार्डली 5000 रुपये का आप लगा लो खर्चा वो हुआ होगा। जो राशन वाशन खरीदते थे वो भी सस्ता ही है वहाँ पे। सो हम दाल, चावल, सब्जियाँ खरीदते थे तो मेरे ख्याल से 5000 रुपये से ज़्यादा का कोई सामान भी हमने खरीदा नहीं होगा। हाँ, सो टोटल राइड में मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार रुपये से कोई ज़्यादा खर्चा इंडियन रुपीज़ में हुआ नहीं। कोई यूनिक चैलेंज जो आपको लगा हो कि अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रा डिस्टेंस इवेंट्स और बाइक पैकिंग, इसमें आपको एक कोई यूनिक चैलेंज मिला हो कि यार ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है? जैसे डर तो आपको लगता नहीं, सामान का आपको टेंशन नहीं। हाँ, सामान का टेंशन नहीं। कोई ऐसे यूनिक चैलेंज आप बताओ कि, मतलब मैं ये सवाल उनके लिए पूछ रहा हूँ जो सोचते हैं बाइक पैकिंग करूँगा। जिसका भी मैंने भी सोचा था कि मैं मनाली से ले सोलो जाऊँगा। तैयारी पूरी है, जा नहीं पाया किसी कारणों से, पारिवारिक कारणों से।
तो तैयारी आज भी पूरी है। हाँ, तो कोई एक ऐसा यूनिक वो बताइए आप चैलेंज जो एक बाइक पैकर को मिल सकता है, आपको ना मिला हो, आपको मिला हो, वो भी बता सकते हैं। नहीं मुझे तो सच्ची में ऐसा कोई यूनिक चैलेंज मिला नहीं। पामीर हाईवे की राइड में ही एक बार थोड़ा सा कहीं पर रहने का चैलेंज हुआ था, क्योंकि वो जो एरिया था उसमें टेंटिंग की जगह मिल नहीं रही थी टेंट लगाने की। तो हमने, लेकिन अगेन वो चैलेंज बहुत ही हम खुद सोच रहे थे कि चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज कुछ चैलेंज नहीं था कि जिसके घर पे हमने नॉक किया उसने इमीडिएटली गद्दा वद्दा खोल दिया, बोला कि आओ आओ अच्छा, आप अंदर आइए, आप अंदर सो। उसने खाना खिलाया सुलाया। सो एज सच तो बाइक पैकिंग में चैलेंज कुछ है नहीं। अगर आप उसी सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने आपको बताया आपका इक्विपमेंट है। बस आप अगर इक्विपमेंट बहुत इंटेलिजेंटली सिलेक्ट करते हो सो आपको कोई चैलेंज नहीं है। जब मैं इक्विपमेंट की बात करता हूँ तो जब आपकी साइकिल उस टेरेन के लिए, जिस टेरेन में आप जा रहे हो उसके लिए एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आपके टायर उस टेरेन के लिए एप्रोप्रिएट होने चाहिए। आपका जो बैग आप कैरी कर रहे हो वो वाटरप्रूफ बैग होने चाहिए, ताकि अगर बारिश वारिश आती है तो सामान भीगे नहीं। और आपके पास अगर एक अच्छा टेंट और अच्छा स्लीपिंग बैग है तो फिर कोई चैलेंज नहीं है। और आजकल हिंदुस्तान में अच्छे स्लीपिंग बैग, अच्छे टेंट बहुत ठीक ठाक प्राइस में मिल जाते हैं। इवन यूरोप से भी सस्ते हिंदुस्तान में मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। सो अगर वो आप लेके चल रहे हो, हिंदुस्तान में थोड़ा सा टेंटिंग का एक चैलेंज है कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हर जगह बहुत ज़्यादा है एंड पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आके तंग करती है। सो टेंटिंग हिंदुस्तान में आई डोंट नो कब डेवलप होगी, पर इवन मेरी यूरोपियन साइकिलिस्ट के साथ उस टूर के दौरान भी काफ़ी बातें हुई, तो वो लोग भी टेंटिंग नहीं करते हैं हिंदुस्तान में। यूरोपियंस को उनके अपने लोग भी फीडबैक देते हैं कि हिंदुस्तान में टेंट मत लगाओ, क्योंकि या तो कोई जानवर आ जाएगा या कोई बंदा आ जाएगा, कोई आदमी आकर आपको रात में तंग करेगा, इंसान जानवर नहीं होगा तो वो टेंटिंग कल्चर हिंदुस्तान में डेवलप नहीं हो पाया है। तो इसलिए हिंदुस्तान में इतने टेंट की ज़रूरत। बाकी हिंदुस्तान से बाहर आप टेंटिंग कल्चर बहुत अच्छा है। लोग जैसे पामीर हाईवे में भी लोग, गवर्नमेंट ने कैंपिंग साइट्स बनाई हुई हैं, जहाँ आप लेक के पास, छोटी छोटी लेक होती है उसके पास कैंपिंग साइट बना देते हैं। सो अपना टेंट लगाओ, सुबह लेक में नहाओ, फ्रेश हो ओपन में और अपना लेके चलो। तो ऐसा कोई चैलेंज है नहीं इतना बड़ा, अगर आपका इक्विपमेंट इज चैलेंज। बस आपसे बात करते हुए ये अभी अपने आप से सोच रहा था कि बाइक पैकिंग मुझे लगता है कि इस तरीके की गुल्लक की तरह है ना, कि हम जैसे घर में गुल्लक रखा करते थे पहले मटके के, तो हम कभी 1 रुपये का सिक्का डाल दिया, कभी 10 रुपये का नोट डाल दिया। हमें खुद नहीं पता कि हमने कब क्या डाला था, है ना। हमें नहीं पता कि किस दिन हमने 100 रुपये डाल दिए थे या किस दिन हमने 10 का सिक्का डाल दिया था या 55 डाल दी थी पुराना टाइम, है ना। बट जब हम उस गुल्लक को तोड़ते हैं, वो बाइक पैकिंग है कि जब हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं ड्यूरिंग BRMs, ड्यूरिंग अवर मैराथन रन्स, अपना को रिकवरी करना है, क्या भोजन करना है, क्या मेरे को सूट करता है खाना, क्या मेरा गट है, ये सब हम समझते हैं ड्यूरिंग द सच इवेंट्स या सच प्रिपरेशंस। और जब हम बाइक पैकिंग में जाते हैं तैयार होकर, तो ये सब हमें हेल्प करती हैं। कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि एक कमजोर साइकिलिस्ट तो बाइक पैकर नहीं बन सकता। हाँ, जो यहाँ साइकिल नहीं चला पा रहा 50-100, हाँ, जिसको ट्यूब चेंज करनी नहीं आती, हाँ, वो चीज़ आपको सीखनी चाहिए। हम ये तो है ना, वो गुल्लक में छोटे छोटे हाँ, चिल्ले डाल रहे हैं। हाँ, आपको एक तो आपको चीज़ें सारी करनी आनी चाहिए खुद से। पंक्चर फिक्स करना, आपका चेन टूट गई तो उसको फिक्स करना, कोई गियर का इश्यू हो गया उसको फिक्स करना, ये सब आपको आना चाहिए। और हाँ, डेफिनेटली एक एंड्योरेंस का लेवल तो होना चाहिए आपका, कि आप अगर लंबी साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत तो आपने साइकिल करके ये चीज़ डेवलप की है। बट सिर्फ सपने देखने से बाइक पैकिंग नहीं होती। एंड बाइक पैकिंग बहुत इसी इट्स ए प्रोसेस, हमेशा इवॉल्व होता है। एक नई चीज़ आप इसमें सीखते रहते हो। मैं जब आपको बताऊँ, मैं पामीर हाईवे गया, जब करके आया तो मैंने साइकिल में बहुत ज़्यादा एक्सेस लोड कैरी किया हुआ था। जो मैं करने के बाद जब मुझे आया तो मैंने पता किया कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो यूज़ कभी हुई नहीं। मैं कैरी कर रहा था कि यार ये ठंड के लिए ये वाली रख लो, वो वाली रख लो, ये रख लो, वो रख लो, ये भी रख लो, बट वो कभी भी यूज़ नहीं हुई। सो हमने मिडवे पे जब हमने ये असेस किया कि यार हम इतना लोड कैरी कर रहे हैं और जो यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम इस लोड को कम क्यों नहीं करते। सो हमने आपस में बैठ के ये चीज़, दिस इज़ हाउ वी लर्न। तो हमने एक जगह पे जब हम रुके थे किसी के गेस्ट हाउस में, सो लेडी वॉज वेरी गुड। वो बोली कोई बात नहीं, मेरे घर पर आप सामान छोड़ जाओ, जब आप वापस आओगे, हमें उसी रास्ते से वापस आना था, अच्छा, तो आप वापस तो पिकअप कर लेना, ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने वहाँ पे बहुत सारा सामान अपने बैगों में से निकाल के रख दिया, क्योंकि आगे बहुत एलिवेशन था। सो वही चीज़ मैं अब आज से सीखा हूँ कि मैं अब उसके बाद से मैंने वहाँ से आने के बाद मैंने श्रीलंका टूर किया, तो मैंने और सामान कम किया।
श्रीलंका टूर करने के बाद मैं स्पीति वैली का टूर करके आया, मैंने और सामान कम किया। सो अभी मैं फिर दोबारा से टूर पे निकलने की सोच रहा हूँ, तो मैं और सामान कम करने की सोच रहा हूँ कि और भी क्या कम किया जा सकता है। तो कमल सच्ची मैं आपको बताऊँ, अब मेरे को अगर मैं महीने भर की राइड के लिए भी जाता हूँ तो मुझे केवल 2 टी-शर्ट और 2 साइकिलिंग शॉर्ट्स, बस ये चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। यही मेरा अगला सवाल था कि कितना इवॉल्व हुए हो आप। हाँ, तो ये एग्जैक्टली मैं बताऊँ, ये मैं हर प्रोसेस के बाद मैं आके चेक करता हूँ चीज़ों की लिस्ट बना के कि क्या क्या चीज़ यूज़ हुई, क्या क्या नहीं यूज़ हुई। सो नहीं यूज़ हुई तो लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, लोड एक्स्ट्रा किस लिए कैरी करना। एंड जिसको मिनिमलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं ना, ये आपको जो टूरिंग साइकिलिंग जो आपको सिखाती है, बाइक पैकिंग लाइफ में जो सिखाती है। तो आप जब इस तरह की महीने भर की टूरिंग करके आते हैं तो आप जब अपने कपबोर्ड में आते हैं तो आपको लगता है साला इसको आग लगा देनी चाहिए, मैंने क्या किया ज़िंदगी में, कितना सारा सामान खरीद के मैंने रखा हुआ है। क्योंकि जब मैं महीने भर एक टी-शर्ट और एक निक्कर में रह लिया, बाहर सबसे मिल लिया, घूमता भी रहा, एडवर्स कंडीशन में भी रहा, लेकिन तब भी मेरे पास एक टी-शर्ट और एक निक्कर थी, कुछ नहीं हुआ मेरे को कोई। यहाँ मैं इतना सारा सामान, इतनी जैकेट, इतने स्वेटर, इतनी टी-शर्ट, इतने शर्ट, इतनी पैंट जोड़ के बैठा हूँ, इतने शूज़। मैं ये एक मेरा फ्लोटर्स है जो मैंने पामीर हाईवे की राइड के टाइम खरीदा था। ओके। और अभी तक मैं इसी में साइकिल कर रहा हूँ। सो मुझे दूसरे शूज़ की मुझे वो 10,000 रुपये या 15,000 रुपये का क्लीट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे क्लीट चाहिए। सो हम हिंदुस्तान में भी मैंने थोड़ा देखा है, हम इन चीज़ों को ना बहुत महंगा बना रहे हैं हम साइकिलिंग को, जबकि ये बहुत सस्ता सौदा है और सस्ता हो सकता है। हमें जब आप करेंगे बाइक पैकिंग तब आप देखेंगे, हाँ वास्तव में आप एक शॉर्ट्स में पूरे 1 महीना भी गुजार सकते हैं। मैंने श्रीलंका में केवल मैं 2 जर्सी लेके गया था और 2 ही शॉर्ट्स लेके गया था, धोता था अगले दिन यूज़ कर लेता था, धोता था यूज़ कर लेता था। सो दिस इज़ हाउ। तो कपड़े आप बहुत कम लोड अपना, बहुत जब लोड अपना साइकिल पर कैरी कम कर लोगे तो आपको आप अच्छे से आराम से चलाओगे, एनर्जी बची रहेगी, आप डिस्टेंस ज़्यादा अच्छे कवर कर पाओगे। अब वो क्या है ना, पीवीपी और ये सब जो सारे इवेंट्स हैं, जितने भी रेसिंग इवेंट्स हैं, ये सब भागती दौड़ती दुनिया है, और मुझे लग रहा है जो बाइक पैकिंग है वो संन्यास है। हाँ, आप या कह सकते हो संन्यास है, या अपने आप में एक मेडिटेशन है, मैं कहूँगा बाइक पैकिंग। हाँ, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ योगा। ये अपने आप में एक योगा है, डिफरेंट लेवल ऑफ योगा है मेरे ये बाइक पैकिंग, जिसमें आप वास्तव में गजब की हीलिंग होती है आपको। मैं आपको जब आप एक बार बाइक पैकिंग में निकलिए, 1 हफ्ते के लिए निकलिए, जो आपका हीलिंग प्रोसेस है, आप पाएंगे 1 हफ्ते के बाद आप टोटली चेंज्ड आदमी हो। आपका बॉडी का जो बैलेंस है हर चीज़ का, वो बहुत ही गजब का हो जाता है। एंड आप एडवर्स कंडीशन से के साथ रहना, या एडवर्स लोगों के साथ, या एडवर्स सिचुएशन के साथ कैसे एडजस्ट करना है, या उसमें से कैसे निकलना, वो सीख के आते हैं आप। सो फिर आपको रोड साइड सोने में भी दिक्कत नहीं होती कि अगर कल को आपको ज़रूरत पड़े कि भैया घर में या कहीं पर कोई दिक्कत है, आपको सड़क पे सोना पड़ेगा, तो आप आराम से सो सकते हैं, बिकॉज वो आप एक्सपीरियंस करके आ चुके हो। और बाइक पैकिंग में होता ही यही है कि आपको कई बार होता है ऐसा कि भाई आपको मैं पामीर हाईवे की आपको बताऊं, जब कर रहे थे तो हम गांव के पास टेंट लगा रहे थे, तो वो बिल्कुल वहाँ से अफ़गानिस्तान बॉर्डर सेंसिटिव बॉर्डर था, तो ताजिकिस्तान आर्मी का वहाँ पे पोस्ट था। सो उन्होंने कहा नहीं साहब आप यहाँ पे टेंट नहीं लगा सकते। ओके। सो नॉर्मली वहाँ मना नहीं करते, बट दे सेड के, सो हमने बोला लेकिन गांव तो है, लोग तो यहाँ भी रह रहे हैं, हम भी सो ही रहे हैं। दे सेड नहीं आप फॉरेनर हो, सो फॉरेनर को हम इतना पास क्लोज के बॉर्डर के अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान की भी पोस्ट है उस साइड। सो आपको 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। ओके। अंधेरा हो गया था, अब अंधेरे में क्या करें यार, अब गांव ढूंढे, कौन से गांव जाए, बट एनीवे आर्मी वालों ने हमारे हेल्प की और दूसरे गांव में छोड़ दिया जो 2 किलोमीटर अंदर था। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज गए थे, रात हो गई थी, 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो सिचुएशन ये थी कि चलो भाई कहाँ सोए रात में, कौन सी जगह, तो हमने ये डिसाइड किया ठीक है यार अपना यहाँ रोड साइड में अपनी साइकिल खड़ी रखते हैं, अपना सो जाते हैं। लेकिन वहाँ गजब का काम ये, जब हम इस प्रोसेस में थे तो इमीडिएटली गांव के लोग आ गए, उन्होंने नहीं आप यहाँ को सोगे, हमारे घर में आगे सो। अच्छा। सो घर में ले गया किसान अपने। कोई ड्रीम रूट आपका कि यार कोई सोचा हो कभी? हाँ मैंने सोचा पढ़ा हुआ हो? है, यस मैंने सोचा हुआ है। मैं 2-3 रूट्स पर मैं काम भी कर रहा हूँ। एंड बताना चाहोगे? हाँ मैं डेफिनेटली मैं या तो ईरान के किसी शहर से या टर्की के किसी शहर से साइकिल स्टार्ट करके मैं ऊपर नॉर्थ कैप तक जाना चाहता हूँ। पूरा रशिया क्रॉस करके, रशिया से ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग का एरिया क्रॉस करके, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क का क्रॉस करके अदर साइड ऑफ यूरोप से नीचे आने का मैं एक प्लान बना रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से 3-4 महीने का। कितने किलोमीटर होगा करीब? ये 7-8 हज़ार किलोमीटर। 7-8 हज़ार किलोमीटर। हाँ आराम से हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि साइकिलिस्ट ने मुझे बताया कि ईरान एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो हर एक साइकिल जिसको बाइक पैकिंग का शौक़ है उसको ईरान ज़रूर विज़िट करना चाहिए।
सो ईरान के लोग बताते हैं कि वो मेहमान नवाजी में मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे नंबर 1 है। ईरान। ईरान। रिटायरमेंट के बाद बाइक पैकिंग अगर आपकी लाइफ से हटा दिया जाए तो क्या देखते हैं अपने आप को? मेरा सर्वाइवल मुश्किल है। Survival मुश्किल है। मुझे घर में रहने में तकलीफ होती है। अच्छा। साइकिल पे मैं होता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, फिर मुझे कोई चिंता नहीं होती। घर में 4 चिंताएं होती है, लेकिन साइकिल पे एक बार चला जाता हूँ, मेरे पास सामान होता है तो फिर मैं फ्री होता हूँ। Okay. मैं टोटली फ्री बर्ड, कोई किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो अभी रिटायर होने वाले हैं आपके दोस्त या जो ये सुनेंगे, हमको सुनेंगे बात कर, क्या आपका सजेशन क्या है उनके लिए? क्या एक एडवाइस आप देना चाहोगे एज ए रिटायर्ड पर्सनल आप हो? देखिए, रिटायर एक्टिव लाइफ रही है आपकी, वर्क लाइफ एक्टिव रही है, करेक्ट। हेक्टिक भी रही है काफ़ी। हाँ, हाँ। और एकदम रिटायर के बाद फिर आपने एक ऐसा पैशन जो आप अपनी ऑफिस आवर्स में, मतलब ड्यूटी टाइम में भी आप कर रहे थे, हाँ, हाँ। उसको फिर आपने एक एक्सटेंडेड फॉर्म दिया, हाँ, जिसको आप अब इंजॉय कर रहे हैं। करेक्ट। सो एक तो क्या है कि इसमें आप बिजी रहते हैं, आपका टाइम ऐसे फ्लाई होता है, आपको पता ही नहीं लगता किस तरह से। मेरे को सच्ची बताऊं, लोग मेरे से पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, कि मैं नॉर्मली क्वेश्चन लोगों का ये होता है अच्छा रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो। सो मैं तो नॉर्मली यही कहता हूँ कि साइकिलिंग कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। लेकिन साइकिलिंग और रनिंग में ही मेरा इतना टाइम निकल जाता है कि अगर मान लिया कोई रनिंग का इवेंट मैंने सेलेक्ट किया कि इसमें रनिंग मेरे को मैराथन करके आनी, तो फिर मैं उसकी तैयारी करता हूँ। सो तैयारी करके मेरा एक शेड्यूल बन जाता है, मुझे डेली रनिंग करके आ जाना है या कुछ करना है। सिमिलरली मुझे साइकिलिंग का कहीं जाना है तो मैं उसकी तैयारी में लग जाता हूँ कि मुझे साइकिलिंग का वो सब करना है। और फिर जब मैं उस बाइक पैकिंग वाले या अपने टूर पे निकल जाता हूँ, सो वो टूर में मैं एंगेज हो जाता हूँ। सो हर आदमी को मैं तो कहता हूँ रिटायरमेंट को बहुत ही दैट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, जिसको आदमी को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना चाहिए और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो कुछ आप कुछ नॉलेज लेके आए हो, मैं बहुत सारे ऐसे भी मैंने इवेंट किए हैं जहाँ मैं एक टूर डी कलिंगा में एक इवेंट कराता हूँ, उड़ीसा में मैं साइकिलिंग कराता हूँ 1300 किलोमीटर की, जिसमें मैं साइकिलिस्ट को लेके जाता हूँ डिफरेंट फील्ड से और सोसाइटी के साथ कनेक्ट कराता हूँ। तो वो लोग सोसाइटी के साथ, लोग स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में, गांव में जो उनके पास एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो शेयर करते हैं। तो और उस कल्चर को सीखते हैं और अपनी कल्चर उनको दिखाते हैं कि क्या है। सो ये एक जो उसका सोशल एस्पेक्ट है, ये अगर आपके पास रिटायरमेंट के बाद टाइम है तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में घुसना चाहिए और अपने आप को फिट रखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि फिर आपका जो भी शौक है उस शौक को आप अगर नौकरी में पूरा नहीं कर पाए तो ये एक टाइम है जिस अपने शौक को आप आइडेंटिफाई करो और उसको पूरा करो। चाहे वो किसी तरह का शौक है, चाहे वो पेंटिंग करने का शौक है, चाहे पढ़ने का शौक है, या साइकिलिंग का शौक है, या दौड़ने का शौक है। सो ये बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है रिटायरमेंट के बाद का टाइम, गोल्डन पीरियड, जिसको आप आपका टोटल पर्सपेक्टिव लाइफ का चेंज कर देता है। बिल्कुल। और क्योंकि मैं ये रेशियो जो है ना हमारा, आप ये देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जो छोटे मीडियम क्लास के बिजनेसमैन हैं, उनमें जो बुजुर्ग हैं ना, वो ज़्यादा टाइम तक जीते हैं। हाँ। उनकी एज लाइफ जो ज़्यादा होती है, जैसे गांव है। करेक्ट। गांव में क्यों बुजुर्ग लोग ज़्यादा टाइम तक जी रहे होते हैं? हाँ। क्योंकि अपने घर में, खेती बाड़ी में, रिश्तेदारी में इतने अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, बुने हुए होते हैं। हाँ। वो हर टाइम उनका दिमाग चलता रहता है। करेक्ट। चाहे लड़ाई झगड़ा कह लो पड़ोसियों से, चाहे कुछ भी कह लो। Yes. बट जो सर्विस क्लास है ना, हाँ। जब वो 60-65 पे रिटायर होता है तो या तो कहीं फार्म हाउस में खेती कर रहा होता है, वो छोड़ देता है सोसाइटी को। हाँ। वहाँ वो गड़बड़ करता है। करेक्ट। वहाँ उसे लगता है कि अब मुझे रेस्ट करना है क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ। हाँ, नहीं। तो जो जीवन शैली आप अपना रहे हो, मेरे ख्याल से हर एक रिटायर्ड को कुछ ना कुछ पैशन फॉलो करना चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल पैशन फॉलो करना चाहिए। और लकीली हमारे पास तो एक ऐसा पैशन है कि मैं लाइक इट्स ए लाइफ चेंजिंग पैशन है एंड अनलिमिटेड स्कोप है इस पैशन को फॉलो करने का। तो अपना एंड बाइक पैकिंग बहुत खर्चीला इवेंट नहीं है। बहुत बाइक पैकिंग बहुत ही बस ये है कि आपको अपने आप को उस तरीके में आपको ढालना पड़ेगा। इवॉल्व होना हाँ, ढालना पड़ता है आपको। अब दाल चावल खा के ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दाल चावल में बहुत आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, लोग ये आजकल बिस्लरी पानी वानी का बहुत लोगों को शौक चढ़ा। मैं जितनी भी मैंने आज तक साइकिलिंग की, मैंने आज तक बोतल वाटर कभी भी नहीं पिया। अच्छा। जो पानी वहाँ होता है रास्ते में, जिसके पास जो पानी मिलता है, जो टैप वाटर होता है, जैसा होता है, वो ही पानी पीता हूँ। आज तक कभी कोई पेट खराब नहीं हुआ। सो ये चीज़, इन सब चीज़ों से भी आप छूट जाते हैं। ये सब जो इस तरह की, मैं अभी भी अगर ढाबे पे या होटल में हम ज़्यादा खाना खा जाते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ जो उनका नॉर्मल टैप वाटर है या नॉर्मल जो फिल्टर्ड वाटर है वो लेता हूँ, मैं बोतल पानी नहीं लेता।
ड्यूरिंग द बाइक पैकिंग टूर वगैरह कहीं पे कोई डिमोटिवेशन अपने आप को कभी ऐसा फील होता है कुछ? क्योंकि मैं छोटा सा एक मैं भी टूर कर आया था, तो कहीं ना कहीं फैमिली की याद आती है, कुछ ऐसा होता है कि घर में कुछ फ़ोन आ गया या कुछ हो गया तो आप इंस्टेंटली तो आप जा नहीं सकते हो, हाँ। है ना? तो कुछ ऐसा इंसिडेंट को याद आए पीछे का बीता हुआ पल या कुछ ऐसा कहीं पे कुछ कभी कोई डीमोटिवेटिंग सा फैक्टर लगा आपको? नहीं, मुझे अभी तक कुछ नहीं ऑनेस्टली लगा आज ऐसा। तक कोई डिमोटिवेटिंग नहीं लगा। मैं जब जो टूर में कर रहा होता हूँ आप उस switch tour off हो जाते हो? मैं स्विच ऑफ हो जाता हूँ, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। अच्छा। सो मैं उसके अंदर इन्वॉल्व होने से मैं जो चीज़ उससे वो जो हैपनिंग हो रही होती है मेरे उसके टाइम, मैं उन सबको बहुत एंजॉय कर रहा होता हूँ और उन सब से बहुत लर्निंग और उनको बहुत सीख रहा होता हूँ, उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। Okay. सो मेरे दिमाग में स्पेस ही नहीं होता बाकी सब चीज़ों के सोचने के लिए या बाकी सब चीज़ों को याद करने के लिए। ये मैं अभी नर्मदा परिक्रमा करके आया था। ओके। सो उसमें भी मैं सारा का सारा सब गांव के थ्रू जा रहा था, गांव के वालों के साथ रुक रहा था। तो वो जो प्रोसेस था गांव की कल्चर को देखना, उनसे बातें करना, उनके पास बैठ के खाना खाना, आश्रमों में रहना, आश्रमों के सिस्टम को देखना, वहाँ जो और लोग आ रहे हैं उनसे बातें करना। सो आपको दूसरी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सो आप उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाता हूँ एंड वो इन्वॉल्वमेंट आपको मेरे को तो बहुत खुशी देता है और बहुत शांति देता है, बहुत पीस देता है। हेल्थ को लेकर और फिटनेस को लेके जो ट्रांजिशन आया है हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप हमें कि कितना बेटर हुआ है? रनिंग और साइकिलिंग से बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं हालांकि मैं रनिंग योगा वगैरह मैं स्कूल टाइम से करता रहा हूँ। मैं रनिंग मेरी रेगुलर रहती थी या वॉक रेगुलर रहती थी या योगा रहता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया था नौकरी का कोई 5-10 साल का जिसमें ये सब चीज़ें छूट गई थी। अच्छा। और बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ओबेसिटी आनी शुरू हो गई थी एंड डिफरेंट तरह की बीमारियां भी लगनी चालू हो गई थी। हाँ। तो ड्यू टू एल्कोहल कंजप्शन, उल्टा पुल्टा खाना, अनटाइमली खाना, ये सब आदत बन गई थी आहिस्ता आहिस्ता। वर्क कल्चर कुछ इस तरह से बन गया था, या आप कह लो कि एक वो पीरियड था लाइफ का कोई 10-1 साल का जिसमें ये सब लेकिन जब उसके बाद से जब मैंने ये महसूस किया कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको पेट भी आपका बढ़ रहा है, आपकी वेट भी आप बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो, मोबिलिटी आपकी धीमी होती जा रही है। सो फिर मैंने अपनी साइकिलिंग और रनिंग को ज़्यादा सीरियसली लिया और जब से उसको सीरियसली लिया उसके बाद सब चीज़ अपने आप से ठीक हो गई। मुझे किसी चीज़ की कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ किसी की चीज़ के लिए कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी। केवल एक्सरसाइज से, रनिंग और साइकिलिंग से या स्विमिंग से मैंने अपने आप को वो सब चीज़ों से मैं दूर निकला है और अब मेरा जो फिटनेस लेवल है वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। और मैं सोचता हूँ कि यार वो तो मैंने बहुत ही अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया लाइफ का। गैजेट फ्रेंडली हैं आप? इतना ज़्यादा नहीं। वॉच, बाइक, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें कैरी करते हैं? नहीं, मैं कैरी नहीं करता कुछ भी। अच्छा। मैं कोई गैजेट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नॉर्मली मेरा एक बस मोबाइल मेरे पास मोबाइल होता है। सो मोबाइल से ही मैं नॉर्मली अगर रास्ते देखने होते हो तो गूगल मैप से रास्ते देख लेता हूँ या अपने गूगल मैप पे पहले से रास्ते बना लेता हूँ। और उसी में आजकल आपको पता है स्ट्रावा फ्री ऐप है जो मोबाइल पे आपका रिकॉर्ड भी कर लेता है आपकी एक्टिविटीज़ को, उसी में रिकॉर्ड करता हूँ। सो मैं उसके अलावा अपनी बाइक पे कुछ सामान नहीं लगा के कैरी करता। और मैं एडवाइस भी करूँगा बाइक पैकिंग में इन सब चीज़ों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में तो लोगों को ज़्यादा सामान नहीं लगाना चाहिए साइकिल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी इतने साइकिल फ्रेंडली नहीं हैं, चोरी वोरी हो जाती है लोग, उस चक्कर में आपको धक्का मार के गिरा के सामान छीन के भाग जाते हैं। बाहर लोग नहीं करते ऐसा, तो लेकिन इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है बाइक पैकिंग में, टूरिंग। पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया है कि साउथ इंडिया के जो साइकिलिस्ट हैं वो ज़्यादा बाइक टूरिंग करते हैं बनिस्बत की नॉर्थ इंडिया के। मेरे को वैसे एज सच मिले नहीं हैं बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया के लोग भी जो साइकिल पे निकले हुए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं, मैं जितना देख पाता हूँ कि अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में ये जो साइकिलिस्ट हैं ये ज़्यादा घूम रहे होते हैं और हमारे जो नॉर्थ इंडियंस हैं हम इवेंट्स के पीछे पड़े होते हैं। हाँ, या तो वहाँ थोड़ा सा पहले साइकिलिंग चालू हो गई होगी, यही कल्चरल। हाँ हो सकता है, या फिर अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बाइक पैकिंग का टू बी ऑनेस्टली कंसेप्ट अभी भी डेवलप हुआ नहीं हुआ है। बिल्कुल भी नहीं हुआ, जीरो है बाइक पैकिंग का कंसेप्ट। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि साइकिलिंग टूर अपने आप में कितनी अच्छी एक चीज़ है। बाई चांस आप सुधांशु वर्मा को जानते हैं? सुधांशु वर्मा नहीं, जयपुर का एक लड़का है, अब वो आजकल बेंगलोर रह रहा है। ओके ओके।
तो उसको भी ऐसी ही आदत है, वो लेह लद्दाख की रोड पे जाता है तो रोड पे नहीं रहता वो हाँ वो अंदर 5 किलोमीटर गांव में चला जाता है रहने के लिए। हाँ हाँ। मैं अभी और मैं पूरा हिंदुस्तान एक टूर मेरा मैं बना रहा हूँ, तो मेरा आइडिया यही है कि मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊँगा। अच्छा। केवल अपना जो थोड़ा सा खाने का सामान और कपड़े जो साइकिलिंग का है, बाकी मैं कुछ भी नहीं लेके जाने की सोच रहा हूँ। गांव वालों के साथ लिटरली उनसे मांग के कि भाई मुझे आपके घर में रहना है, या चादर ओढ़ने के लिए दे दीजिए या उड़ दीजिए, और छत पे सोना है तो मतलब कमरे में भी नहीं सोना है, या बाहर कहीं मतलब, ताकि क्योंकि यहाँ थोड़ा जंगली जानवर का थोड़ा सा इशू हिंदुस्तान में है, तो उससे केवल बचने के लिए सो वो मैं एक एक्सपीरियंस करने की सोच रहा हूँ कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती, कई बार हमारे यहाँ थोड़े से लोग ज़्यादा वेलकमिंग कुछ एरिया में है नहीं कि स्ट्रेंजर को अपने पास रखते नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ऐसा प्लान है कि अपने आप को ज़बरदस्ती किसी के घर में जाना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि भैया आपके साथ रहना है या आपके साथ खाना है। सो देखना चाहता हूँ लोगों का क्या रेस्पॉन्स है। आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट रहे हैं तो क्या बुक लवर हैं आप? हाँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। बहुत पढ़ते हैं आप? हाँ, मैं तो जब खाली टाइम में, जब मैं साइकिलिंग नहीं कर रहा होता तो मैं पढ़ता हूँ। साइकिल के टाइम पे भी ज़्यादा किताब कैरी करते हैं? नहीं, वो टाइम मिल नहीं पाता है ऑनेस्टली। मैंने एक बार कोशिश की कैरी करने की, अभी मैं जो स्पीति वैली का टूर करके गया तो उसमें मैं किताब लेके गया, लेकिन नहीं मिला कोई खास, क्योंकि मैं जिस टाइम फिर घूम रहा होता तो मैं अगर साइकिलिंग नहीं करा तो फिर मैं पैदल घूमने निकल जाता हूँ उस एरिया को देखने के लिए। अच्छा। सो बैठता कम हूँ मैं होटल के अंदर या अपने टेंट के अंदर, रात में सोने के लिए घुसना होता है, अदरवाइज फिर लोगों के साथ बैठ के जाए गप मारना, ये करना, कहानियाँ सुनना, अपनी कहानी सुनाना। राहुल संस्कृतायन को पढ़ा आपने? हाँ बिल्कुल पढ़ा है राहुल संस्कृतायन को। तो राहुल संस्कृतायन भारतीय साहित्य, या ये कहें कि जो अपने खास तौर से जो यात्रा साहित्य है, हाँ। उसके प्रवर्तक हैं, तो शायद आपको पता होगा, है ना? बिल्कुल पता है। उनकी बहुत किताबें हैं राहुल बिल्कुल संस्कृतायन। बिल्कुल यात्रा तो उन्हीं के कुछ शब्द हैं, वो कहते हैं कि मतलब यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना यात्रा करना नहीं होता, शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना यात्रा नहीं है। बिल्कुल। यात्रा आध्यात्मिकता और मानसिकता की यात्रा होती है, जो हमें हमारा खुद से परिचय कराता है। बिल्कुल। और ये बाइक पैकिंग यही चीज़ है, यही बाइक पैकिंग, यही बाइक पैकिंग। आपने अब जाके लास्ट में सही शब्दों में इसको कंक्लूड किया है कि बाइक पैकिंग यही है जो आपको अपनी आध्यात्मिकता से और मानसिकता से हमें खुद से हमारा खुद का परिचय कराती है। आप खुद इवोल्व करते हो, खुद को समझ पाते हो, एंड ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ये प्रोसेस एंडलेस प्रोसेस है, क्योंकि सड़कें, रास्ते सब अनंत हैं। सब अनंत है, इंसान अनंत है, इंसानों की फितरत अनंत है। किस तरह के अजीब गरीब इंसान आपको मिलते हैं, अजीब गरीब कुदरत आपको मिलती है, अजीब गरीब रास्ते आपको मिलते हैं, लेकिन यही है कि आप उनको एंजॉय करते चलो। अगर आप उसमें खामियां निकालते चलोगे तो फिर आप टूरिंग कभी एंजॉय नहीं कर सकते। खामियां हर जगह हैं, कोई पूर्ण कहीं कोई भी नहीं। आप उनकी पॉजिटिविटी को लो, उनकी अच्छाइयों को देखो। उसमें तो पथरीले रास्ते भी आपको बहुत सुंदर लगते हैं, हालांकि टोटल पत्थर ही पत्थर होते हैं, लेकिन उन पे चलना भी अपने आप में एक कला है, और उस कला को जब आप एंजॉय करना शुरू करते हो तो पथरीले रास्ते आपको पथरीले नहीं लगते। तो बहुत बढ़िया बातचीत रही सर हमारी ये, और मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरीके से मैंने इसका आगाज़ किया था इस इंटरव्यू का, कि नए बच्चे, मेरी उम्र के लोग, नौजवान जो 40-45 के अपने आप को नौजवान कहते हैं, और जो रिटायर हो चुके हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे क्या चल रहा है ज़िंदगी में, और किस तरीके से साइकिल हमारे बीच में हमें कहाँ से कहाँ की यात्रा करा सकती है। हाँ, अच्छा इनिशिएटिव है तुम्हारा, बड़ी अच्छी कोशिश और बड़ी अच्छी पहल है, इसको जारी रखो। एंड मैं तो कहूँगा कि जितनी ज़्यादा साइकिलिंग पे टूर कर सकते हो उतनी ज़्यादा साइकिलिंग टूर करो। मैं बिल्कुल करूँगा। मैं थोड़ा सा, मैं भी रिटायरमेंट तक की वेट कर रहा हूँ, फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। नहीं, एक थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। ये हमारे अंदर थोड़ा सा, पता नहीं हिंदुस्तान में कुछ, या तो कुछ पारिवारिक बंधन कुछ इस तरह से है, या हाँ, या हम सोचते हैं कि हम रिटायरमेंट की बात करेंगे तब तो बहुत लेट हो जाता है। बाकी वर्ल्ड में लोग, मेरे साथ जो पामीर हाईवे पे जब हमने राइड की थी, तो एक स्विट्जरलैंड का लड़का है, वो 26-28 साल का लड़का है, जो कि पिछले 2 साल से घर से निकला। मैरिड नहीं होगा ना वो? हाँ नहीं, हाँ मैरिड नहीं है। अब ये भी तो देखिए ना, तो परिवार के साथ साथ आप जितना जल्दी अपने आप को खोज लोगे उतना जल्दी आप और ज़्यादा अच्छा। तो यंग लड़के भी, जैसे अभी अपने जयपुर का भी किसी लड़के का एक उदाहरण, हाँ यंग है वो, हाँ, तो वो खोज रहा है अपने आप को। सो खोजना बहुत ज़रूरी है। तो जितना जल्दी आप अपने आप को खोज लोगे उतना जल्दी आप अच्छा इंसान बन जाओगे। चलिए, बहुत अच्छा हमारा रहा। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।